ए रेकॉर्ड ऑफ अ मॉर्टल्स जर्नी टू इमॉर्टैलिटी अर्थात एक नश्वर की अमरता की यात्रा का अभिलेख। अध्याय 2231 से 2240। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 2231, मानव चेहरे वाले स्टिम्बोरस को मारना। अध्याय 2231, मानव चेहरे वाले स्टिम्बोरस को मारना। हान ली की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उसने आगे बढ़ने और अपनी उंगलियों को फैलाने से पहले केवल एक हाथ उठाया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। सुनहरी रोशनी की 5 गेंदें तुरंत उंगलियों से निकली, फिर एक वैगन व्हील के आकार का एक सुनहरा भंवर बनाने के लिए एक साथ जुड़ने से पहले काफी विस्तारित हुई। भंवर ने घूमना शुरू कर दिया क्योंकि इसने अदृश्य चूषण बल का एक विस्फोट जारी किया, जो आने वाली सभी ध्वनि तरंगों को अंदर खींच रहा था। हालांकि इस बिंदु पर मानव चेहरे वाला स्टिम्बोरा भी एक भयानक तरीके से हान ली तक पहुंच गया था, और उसने तुरंत अपने तेज सामने वाले अंगों को काली रोशनी की धारियों के रूप में हान ली की ओर फेंक दिया। ये देखकर हान ली की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपने सामने भंवर पर उंगली उठाई। भंवर फिर से सिकुड़ने से पहले तुरंत फूल गया, फिर सुनहरी रोशनी की एक गेंद में विस्फोट हो गया। अगले ही पल अनगिनत नीले धागे सुनहरी रोशनी से निकलकर सीधे मानव चेहरे वाले स्टिम्बोरा की ओर बढ़ रहे थे। मानव चेहरे वाले स्टिम्बोरा की आंखों में एक दुष्ट दृष्टि दिखाई दी, और बचने के उपाय करने के बजाय उसने अपने तेज अंगों को हवा में और भी तेजी से हान ली की ओर उछाल दिया। स्टिम्बोरा खुद को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर भी अपने हमले से बचने के लिए दृढ़ था। हालांकि हान ली स्वाभाविक रूप से ऐसा होने नहीं दे रहे थे। उसने हवा में एक हथेली घुमाई और प्रकाश अवरोधों की लगभग 1 दर्जन परतें तुरंत उसके सामने आ गईं। अगले ही पल में काली रोशनी की धारियां प्रकाश अवरोधों से टकराईं, हान ली के चारों ओर सुरक्षात्मक आध्यात्मिक प्रकाश से टकराने से पहले आसानी से उन सभी को भेदते हुए। धातु पर धातु की झंझरी जैसी तेज चीखने की आवाज आए और हान ली की त्वचा अचानक बैंगनी सुनहरे रंग में बदल गई, जबकि उसके पूरे शरीर पर अनगिनत चांदी की संरचनाएं भी दिखाई दी। जैसे ही काली रोशनी की धारियां उसकी सुरक्षात्मक आध्यात्मिक रोशनी पर गिरी, वे सभी तुरंत दूर हो गईं। ये सुरक्षात्मक आध्यात्मिक प्रकाश हान ली के प्रोवेंस ट्रू डेविल आर्ट्स और 100 मेरिडियन रिफाइनमेंट मंत्र से प्रकट हुआ था, और यहाँ तक कि औसत ग्रैंड असेंशन स्टेज भी इसे भेदने में सक्षम नहीं होगा। यह मानव चेहरे वाला कीट बहुत डरावना था, लेकिन यह अभी भी ग्रैंड असेंशन स्टेज प्राणी की शक्ति से थोड़ा कम था। इस समय नीले धागों ने एक मूसलाधार तूफान में मानव चेहरे वाले स्टिम्बोरा पर प्रहार किया और तुरंत उसके बाह्य कंकाल को छेद दिया। स्टिम्बोरा ने पीड़ा की चीख छोड़ी और उसके शरीर से गहरे हरे रंग के तरल पदार्थ की अनगिनत धाराएं बाहर निकलने लगी। हालांकि फिर उसने एक धीमी गर्जना छोड़ी और उसके पूरे शरीर पर भूरे रंग की रोशनी फैल गई, जिसके बाद वे छिद्रित घाव तेजी से ठीक होने लगे, जिसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता था। कुछ ही सांसों के बाद स्टिम्बोरा अपनी चोटों से लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया। ये देखकर हान ली ने ठंडी हंसी उड़ाई, फिर स्लैश शब्द बोलने से पहले हाथ पर मुहर लगा दी। नीले धागे जो स्टिम्बोरा के शरीर में छेद कर गए थे, तुरंत नीला उड़ने वाली तलवारों में बदल गए, जो बिजली की तरह स्टिम्बोरा के सिर के चारों ओर घूमने लगे। विशाल स्टिम्बोरा का तुरंत सिर धड़ से अलग कर दिया गया और नीला उड़ने वाली तलवारें फिर से उसके शरीर में घुस गईं, जिससे उसकी आत्मा सहित उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इस प्रकार पलक झपकते ही मानव चेहरे वाले 2 भयानक स्टिम्बोरस को मार गिराया गया। जब हान ली ने अपनी तलवारें हटा ली तो उनके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी, और तभी उन्होंने अन्य लड़ाइयों की ओर अपनी निगाहें डाली। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने तुरंत दूर से एक तेज चीख की आवाज सुनी। ज़िलियान का सामना करने वाला स्टिम्बोरा उसकी 3 चांदी की अंगूठियों में फंस गया था और पूरी तरह से स्थिर हो गया था। ज़िलियान ने फिर सफेद रोशनी का एक विस्फोट छोड़ा, जिसने स्टिम्बोरा के शरीर को आधा काट दिया। जैसा कि बाव हुआ के समान
जुड़वा से अपेक्षित था, ज़िलियान निश्चित रूप से औसत ग्रैंड असेंशन स्टेज से भी अधिक शक्तिशाली था। लगभग ठीक उसी क्षण दूसरी दिशा में एक पृथ्वी विध्वंसक विस्फोट की गर्जना हुई और पूरा अंतरिक्ष हिंसक रूप से कांप उठा। हान ली और ज़िलियान ने जल्दी से अपना ध्यान उस दिशा की ओर लगाया और पाया कि प्लाजा के एक किनारे पर एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया था। नीला मानव चेहरा स्टम्बोरा नीचे पड़ा हुआ था, क्रेटर का निचला हिस्सा और उसका पूरा हिस्सा जलकर काला हो गया है। उसका बाह्यकंकाल पूरी तरह से टूट गया था और उसके सिर का आधा हिस्सा गायब हो गया था। उसके पूरे शरीर पर हरा खून था और वह कई गंभीर चोटों के कारण गतिहीन था। विशाल क्रेटर के ऊपर हवा में डाओइस्ट जी अपने हाथों में विशाल चांदी के ब्लेड के साथ मडरा रहा था। उसने भावशून्य तरीके से नीचे देखा, फिर अचानक अपने विशाल ब्लेडों को नीचे की ओर मारा और वे तुरंत बिजली के दो मोटे बोल्टों में बदल गए, जो एक साथ मिलकर एक चांदी के भाले में बदल गए। ऊपर से बिजली का भाला नीचे फेंकने से पहले दाओवादी जी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और तेज गड़गड़ाहट के बीच भाला पतली हवा में गायब हो गया। अगले ही पल विशाल क्रेटर के भीतर एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और भाला हिंसक रूप से विस्फोट करने से पहले स्टम्बोरा के शरीर में गिर गया। चांदी की बिजली के अनगिनत चापों ने तुरंत पूरे क्रेटर को भर दिया और नीले स्टम्बोरा का शरीर कितना शक्तिशाली था, इसके बावजूद वह केवल अपने विनाश के लिए इस्तीफा दे सकता था, क्योंकि भयानक बिजली ने उसके शरीर का अस्तित्व मिटा दिया था। इस बीच डाओइस्ट जी ने एक कदम आगे बढ़ाया और स्थानिक उतार चढ़ाव के बीच हानली के बगल में फिर से उभरने से पहले अचानक गायब हो गया। बहुत अच्छा किया भाई शी। जिस स्टम्बोरा का आपने सामना किया था वह संभवतः औसत ग्रैंड असेंशन स्टेज से कम शक्तिशाली नहीं है, फिर भी आप इसे इतनी जल्दी मारने में सक्षम थे, हानली ने प्रशंसा की। यह अभी भी एक सच्चे ग्रैंड असेंशन स्टेज प्राणी के साथ तुलना नहीं कर सकता है। ऐसा कहने के बाद औसत ग्रैंड असेंशन स्टेज प्राणी को इस कीट को हराना बहुत मुश्किल होगा, दाओइस्ट जी ने उदासीन तरीके से उत्तर दिया। वास्तव में ये बात अलग है कि ये स्टम्बोरस कितने शक्तिशाली हैं, वे अपने जीवन की परवाह किए बिना लड़ते हैं, और यह कुछ ऐसा है जिसकी तुलना औसत ग्रैंड असेंशन स्टेज से नहीं की जा सकती है, हानली ने कहा और उनकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। ये सही है। साथ ही दाओवादी लू शी ने स्पष्ट रूप से वहां पर बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन उसकी लगभग आत्मघाती युद्ध शैली के कारण वह उस स्टम्बोरा को हराने में असमर्थ है। अगर हम उसे एक हाथ दे तो कैसा रहेगा? ज़िलियान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस अध्याय का उद्घाटन अपलोड ऑडियो बुक्स 108 के माध्यम से हुआ। हान ली ने लू शी की ओर अपनी निगाहें डाली और निश्चित रूप से लू शी अंतिम स्टम्बोरा के खिलाफ एक घातक प्रहार करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह ज़िलियान को जवाब देने ही वाला था कि लू शी अचानक चिल्लाया, तुम्हें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, साथी डाओइस्ट, मैं इस छोटे से कीड़े को मारने में सक्षम हूँ। अजूर एटलस सील। लू शी ये देखकर काफी शर्मिंदा हुआ कि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी से संघर्ष कर रहा था, और उसने तुरंत एक जोरदार दहाड़ छोड़ी क्योंकि उसने अचानक अपनी आस्तीन से 9 समान नीला पत्थर की मुहरें छोड़ दी। पहले से उसकी विशाल सुनहरी सील के साथ जुड़ने से पहले सीलें मध्य हवा में घूमती थी और उसके चारों ओर घूमने वाली अनगिनत सुनहरी दौड़ों के साथ एक विशाल नीला सील में बदल जाती थी, जो फिर विशाल स्टम्बोरा की ओर गिरती थी। एक तेज भनभनाहट की आवाज आए और लगभग 1 किलोमीटर के व्यास वाले क्षेत्र में कानूनों की शक्ति खत्म हो गई। परिणाम स्वरूप नीचे मानव चेहरे वाला स्टम्बोरा तुरंत स्थिर हो गया। विशाल नीला सील आश्चर्यजनक शक्ति के साथ उतरा और तुरंत स्टम्बोरा को कीमा के ढेर में कुचल दिया। तभी लू शी ने राहत की हल्की सांस ली और उसने एक हाथ की मुहर बनाई, जिस पर विशाल मुहर वापस उसकी आस्तीन में खींच ली गई। हालांकि इस समय उसके शरीर के चारों ओर घूमने वाली हरी क्यूई थोड़ी पतली हो गई थी और उसकी आभा भी थोड़ी कमजोर हो गई थी। ये स्पष्ट था कि जिस शक्तिशाली क्षमता का उसने अभी खुलासा किया था उसका नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता था। तो वह एजियोर एटलस सील थी। ये वास्तव में उतना ही शक्तिशाली है जितना अफवाहें दावा करती हैं।
भले ही यह एक गहरा स्वर्गीय खजाना नहीं है, लेकिन इसकी शक्तियां लगभग एक के बराबर हैं, झिलियान ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। लू शी ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि अगर मैंने अपने तुरुप के पत्तों में से एक का सहारा नहीं लिया होता तो मैं उस स्टम्बोरर को इतनी जल्दी नहीं मार पाता। उसे स्पष्ट रूप से एहसास हो गया था कि वह चारों में से सबसे कमजोर था, और इससे वह काफी असहज हो गया था। अब जब उनकी देखभाल कर ली गई है, तो अंदर कोई अन्य स्टम्बोरर्स नहीं होना चाहिए। चलो अंदर चलते हैं, हानली ने हॉल की ओर अपनी नजर डालते हुए कहा। जरूर, आइए चलें और देखें, झिलियान ने मुस्कुराते हुए सहमति व्यक्त की। लू शी को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी, दोनों में से एक। इस प्रकार वे चारों तुरंत हॉल की ओर चले गए। जैसे ही वे हॉल में दाखिल हुए, झिलियान और लू शी के भाव थोड़े बदल गए, क्योंकि उन्होंने प्रवेश द्वार के बाहर हड्डियों के ढेर और क्षतिग्रस्त हथियार और कवच बिखरे हुए देखे। संभवतः ये इस भूमिगत महल के लिए नियुक्त गार्ड थे। इसकी सील टूटने के बाद इन्हें स्टैम्बोरर रानी द्वारा मार दिया गया होगा। झिलियान ने हवा में एक आस्तीन घुमाने से पहले गहरी सांस ली और गहरे लाल रंग के आग के गोले छोड़े। इन सभी अवशेषों को जलाकर राख कर दिया। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड, अध्याय 2232, भूमिगत पत्थर 1, अध्याय 2232, भूमिगत पत्थर 1। हानली ने क्षतिग्रस्त हथियारों की ओर अपनी निगाहें डाली, और जैसे ही उसने हथियाने की हरकत की, उसकी भौहें अचानक थोड़ी सी सिकुड़ गईं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। तलवार के ब्लेड का एक चमकता हुआ टुकड़ा तुरंत उसके हाथ में आ गया और वह उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगा। ब्लेड के टुकड़े की सतह पर गहरे पंजे का निशान था, और ऐसा लग रहा था मानो इसे जानबूझकर ब्लेड में उकेरा गया हो। हान ली ने ब्लेड के टुकड़े को दबाने के लिए अपनी तर्जनी और अंगूठे से अधिक बल लगाया, साथ ही अपनी उंगलियों के माध्यम से उसमें सुनहरी रोशनी का विस्फोट भी छोड़ा। परिणाम स्वरूप उस टुकड़े पर पंजे के निशान जितना गहरा उंगली का निशान भी दिखाई दिया। क्या आपने कुछ खोजा है, साथी दाववादी हान? झिलियान ने उत्सुकता से पूछा। खुद ही देख लो, हान ली ने ब्लेड का टुकड़ा उसकी ओर उछालते हुए कहा। झिलियान ने वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ उठाया, और केवल एक संक्षिप्त निरीक्षण के बाद उसने अचानक कहा, हाई जेनिथ प्लेटिनम। ये हथियार हाई जेनिथ प्लेटिनम से परिष्कृत किया गया था। उच्च जेनिथ प्लेटिनम, ये सभी क्षेत्रों में एक अत्यंत प्रसिद्ध सामग्री है, और इससे अधिक दृढ़ कई सामग्रियां नहीं है। इस ब्लेड का मालिक इतना बड़ा टुकड़ा प्राप्त करने के लिए काफी भाग्यशाली रहा होगा, लू शी ने कहा एक स्तब्ध आवाज। मुझे यकीन नहीं है कि वे सभी इतने भाग्यशाली थे, ये देखते हुए कि वे इन स्टम्बोरर्स द्वारा मारे गए हैं। इसे अभी के लिए अलग रखते हुए, आपका भौतिक शरीर ऐसी सामग्री पर इतना गहरा इंडेंटेशन छोड़ने के लिए बेहद शक्तिशाली होना चाहिए। कितना क्या आपने अभी अपनी ताकत का उपयोग किया, साथी दाववादी हान? झिलियान ने कहा कि उसने अपनी उंगलियों के बीच टुकड़े को भी दबाया, फिर भी वह केवल बहुत हल्का निशान ही छोड़ पाए। जहां तक लू शी की बात है, वह केवल एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर हिला सका और स्पष्ट रूप से अपनी हीनता स्वीकार कर सका। मुझे स्वाभाविक रूप से अपनी बड़ी मात्रा में ताकत का उपयोग करना पड़ा, अन्यथा ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि मैं इस सामग्री पर इतना गहरा इंडेंटेशन छोड़ पाता। मुझे आश्चर्य है कि किस प्रकार के स्टम्बोरर के पास इतना शक्तिशाली शरीर हो सकता है कि वह चकनाचूर हो जाए ये हथियार। हान ली ने गंभीर भाव से कहा, कम से कम ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जिसका हमने पहले सामना किया था। मानव चेहरे वाले वे स्टम्बोरर शक्ति में हमसे कमतर थे, इसलिए निश्चित रूप से ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे ऐसा कर सकते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि स्टम्बोरर रानी ही वह थी जिसने ऐसा किया था? यह विचार आते ही लू शी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। झिलियान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, संभवतः नहीं। स्टम्बोरर क्वीन की अविश्वसनीय शक्तियों के साथ ये किसी भी तरह से गार्ड के समूह से व्यक्तिगत रूप से नहीं लड़ सकती। तो इस भूमिगत महल में उन मानव चेहरे वाले स्टम्बोरर्स से भी अधिक शक्तिशाली स्टम्बोरर्स होंगे, हान ली ने सोचा।
ऐसा ही लग रहा है, झी लियान ने इस्तीफा देने वाले अंदाज में आह भरी। अधिक चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, साथ ही दाववादियों। भले ही उस क्षमता के स्टम्बोर मौजूद हो, निश्चित रूप से बहुत अधिक नहीं होंगे। कुल मिलाकर 40 से अधिक साथी दाववादी हैं जो इस पृथ्वी महल में प्रवेश कर चुके हैं। ये निश्चित रूप से पर्याप्त होगा इन सभी स्टम्बोरर्स को संभालने के लिए, लू शी ने आशावादी तरीके से कहा। वे स्टम्बोरर्स वास्तव में बेहद दुर्लभ होंगे। अन्यथा ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि बाओहुआ और युआन यान उनके बारे में कोई जानकारी एकत्र करने में असमर्थ होते। शायद उनमें से केवल कुछ ही हैं। ज़ी लियान ने सहमति व्यक्त की। उस मामले में डरने की कोई बात नहीं है। साथ ही दाववादियों, आइए पहले यहाँ क्षतिग्रस्त प्रतिबंधों की जांच करें, हान ली ने कहा। उसके बाद वह और डाओइस जी हॉल में गहराई तक गए। ज़ी लियान और लू शी ने भी साथ चलने से पहले एक दूसरे पर नजर डाली। थोड़ी देर बाद हान ली और अन्य लोग एक कमरे के भीतर स्थित थे। हॉल के केंद्र में, पूरे कमरे में फैली एक संरचना के चारों ओर खड़े होकर वे कुछ चर्चा कर रहे थे। विशाल संरचना अत्यंत जटिल और गहन प्रतीत होती थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि इसके एक हिस्से को कुछ समय पहले ही जबरन बदल दिया गया था। वहां एक और हिस्सा भी था जो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, इसलिए पूरी संरचना पहचानने योग्य नहीं लग रही थी। साथ ही दाववादी ज़ी लियान, क्या आपको लगता है कि आप इस संरचना की मरम्मत कर पाएंगे? लू शी ने भौहें सिकोड़ कर पूछा। मेरे पास इस गठन का खाका है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किया गया होगा। पर्याप्त समय दिया गया तो मैं इसे इसकी मूल स्थिति में लौटा पाऊंगा, लेकिन बाओहुआ ने हमें इतना कुछ नहीं दिया समय, झी लियान ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तब हम कुछ परेशानी में हैं। मैं संरचनाओं में विशेषज्ञ नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ कोई मदद नहीं करूँगा, लू शी ने आह भरी। अगर हमारे पास मूल खाका है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। साथ ही दाववादी बाओहुआ ने हमसे केवल अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार प्रतिबंध को ठीक करने के लिए कहा था। मुझे खाका देखने दीजिए और देखूंगा कि क्या हम किसी तरह इसे बना सकते हैं। प्रतिबंध पूरी तरह से मरम्मत किए बिना अस्थायी रूप से काम करता है, हान ली ने कहा। क्या आप संरचनाओं से भी परिचित हैं, भाई हान? ये शानदार होगा अगर हम ऐसा कर सके, ज़ी लियान ने उत्साहित तरीके से कहा। बोलते हुए उसने अपना हाथ पलटा, फिर हान ली की ओर एक पारभासी जेड टुकड़ा उछाल दिया। हान ली ने अपनी आध्यात्मिक भावना को इसमें डालने से पहले जेड शॉट को पकड़ा, और निश्चित रूप से इसके भीतर एक बेहद जटिल निर्माण खाका था। इस प्रकार हान ली और ज़ी लियान ने एक मरम्मत योजना तैयार करना शुरू कर दिया, जबकि दाववादी ज़ी और लू शी हॉल के बाहर गार्ड ड्यूटी पर खड़े थे। संरचनाओं में हान ली की विशेषज्ञता और उपलब्ध ब्लूप्रिंट के साथ उन्हें मरम्मत योजना के बारे में सोचने में केवल आधे दिन से भी कम समय लगा। ज़ी लियान ने उसकी योजना को सुना और उस पर ध्यान से विचार किया, फिर यह निर्धारित करने पर कि यह एक अच्छी योजना थी, उत्साहित भाव से सिर हिलाया। उसने तुरंत अपने भंडारण कंगन से कुछ सामग्री निकाली और हान ली के साथ मिलकर विशाल संरचना की मरम्मत शुरू कर दी। पूरी मरम्मत प्रक्रिया के दौरान वे दोनों बेहद सावधान और सतर्क थे। आखिरकार थोड़ी सी भी गलती भूमिगत महल में सभी प्रतिबंधों को सक्रिय कर सकती है और यहाँ तक कि स्टैम्बोरा रानी को भी जगा सकती है। अंत में संरचना की मरम्मत करने में उन दोनों को एक दिन और एक रात लग गई। ज़ी लियान ने संरचना की ओर एक मंत्रमुग्ध मुहर लगाई, जिस पर पूरे हॉल में एक भिनभिनाहट की आवाज गूंज उठी, जबकि हल्की सफेद रोशनी की परतें भी उभर आईं। उसी समय गहन ऊर्जा के उतार चढ़ाव का एक विस्फोट बिना किसी निशान के गायब होने से पहले कमरे में फैल गया। ये पूरा हो गया। आपकी योजना वास्तव में संभव थी, भाई हान, ज़ी लियान ने मुस्कुराते हुए हान ली की ओर मुड़ते हुए कहा। ये देखते हुए कि कोई समस्या नहीं है, हमें प्रतिबंध को पूरी तरह से सक्रिय करने से पहले बस बाओहुआ के संदेश का इंतजार करना होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमारे अन्य साथी दाववादी भी समय पर अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम होंगे, हान ली मुस्कुराते हुए कहा। बाओहुआ की योजना के अनुसार हमें आधे दिन में उससे एक संदेश प्राप्त होना चाहिए।
आइए ध्यान करें और अभी के लिए कुछ ऊर्जा प्राप्त करें, हमें जल्द ही एक भयंकर युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। हान ली ने एक संदेश तावीज जारी करने के लिए अपना हाथ उठाते हुए सिर हिलाया, जो दाओवादी जी और लू शी को बता रहा था कि क्या हो रहा था, फिर ध्यान करने के लिए बैठने से पहले हॉल के एक कोने में चले गए। जी लियान ने भी ऐसा ही किया, और कुछ क्षण बाद प्रकाश की दो धारियां, एक नीला और एक चांदी, ध्यान करने के लिए बैठने से पहले कमरे में उड़ गई। इस प्रकार कई घंटे एक झटके में बीत गए, और ठीक इसी समय हान ली ने अचानक अपनी आंखें खोली, जैसा कि कमरे में बाकी सभी लोगों ने किया था। जमीन अचानक बिना किसी चेतावनी के कांपने लगी, और सफेद रोशनी का एक खंभा अचानक जमीन पर बनी संरचना से फूट पड़ा और एक झटके में छत में गायब हो गया। उसी समय पूरा भूमिगत महल कांपने लगा, और भूमिगत महल के एक निश्चित एकांत क्षेत्र के भीतर ऊंचे पत्थर के खंभों की एक श्रृंखला जमीन से बाहर निकली और एक विशाल पत्थर का जंगल बन गया। ऊपर से नीचे देखने पर कोई भी ये बता सकेगा कि पत्थर के जंगल को एक आयताकार संरचना बनाने के लिए व्यवस्थित किया गया था। संरचना के केंद्र में 8 तांबे के खंभे थे, और न केवल ये खंभे जंग से छलनी थे, बल्कि इनमें अप्राप्य प्राचीन वस्तुएं भी थीं। उनकी सतहों पर पाठ खुदा हुआ है, साथ ही प्रत्येक स्तंभ के ऊपर मंडराता हुआ प्रकाश का एक गोला भी है। प्रकाश की इन गेंदों में से प्रत्येक के भीतर एक लाल रंग का दीपक था, और 7 दीपक पहले ही बुझ चुके थे, जबकि अंतिम दीपक में अभी भी हल्की पीली लौ थी। 8 तांबे के खंभों से घिरे क्षेत्र के केंद्र में एक लाल रंग की बलि वेदी थी, जो 100 फीट से अधिक ऊंची थी। वेदी के ऊपर एक स्याह काला कटोरा रखा हुआ था, जिसके चारों ओर काली क्यूई घूम रही थी, जो किसी को भी परेशान कर रही थी। कटोरे के भीतर से अचानक भयानक चीख पुकार की आवाज आई। क्या चल रहा है? हमने अभी तक गठन को सक्रिय नहीं किया है, यह अपने आप कैसे सक्रिय हो गया? जी लियान चिल्लाए और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। N0V3 लिरियम वह मंच था जहां इस अध्याय को शुरुआत में ऑडियो बुक्स 108 पर प्रदर्शित किया गया था। लू शी और हान ली के भाव भी काफी गहरे हो गए थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन ये स्पष्ट था कि कुछ गलत हुआ था। चलो यहाँ से निकले, हम अब मूल योजना पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें जितनी जल्दी हो सके बाकी सभी के साथ फिर से जुड़ना होगा, हान ली ने फैसला किया। फिर उसने नीली रोशनी की एक लकीर के रूप में उड़ने से पहले डाओइस्ट जी की ओर हाथ लहराया, और डाओइस्ट जी चांदी की रोशनी की एक लकीर के रूप में उसके पीछे पीछे चला। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 2233, कीमती फीनिक्स स्पिरिट प्लेट अध्याय 2233, कीमती फीनिक्स स्पिरिट प्लेट। जी लियान और लू शी ने एक दूसरे पर नजर डाली, और बाद वाले ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? साथ ही दाओवादी जी लियान, क्या हमें उनका अनुसरण करना चाहिए? आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। भाई हान सही हैं, कुछ स्पष्ट रूप से गलत हो गया है, इसलिए यहाँ रुकना नासमझी होगी। आइए यहाँ से बाहर निकले और पहले पता करें कि क्या हो रहा है, जिलियान ने कहा। फिर उसने एक आस्तीन हवा में घुमाए और पुष्प प्रक्षेपण के रूप में उड़ गई। लू शी केवल एक हल्की सी आह भर सकी और उसके पीछे चल पड़ी। इस समय हान ली और दाओइस्ट जी एक संकीर्ण मार्ग के साथ उड़ रहे थे, उस दिशा की ओर जा रहे थे जहां झटके सबसे मजबूत थे। भले ही उड़ान प्रतिबंध अभी भी लागू था, फिर भी हान ली अतिरिक्त जादुई शक्ति व्यय की कीमत पर काफी तेज गति से उड़ान भरने में सक्षम था। हान ली ने अपनी आध्यात्मिक भावना को मार्ग के चारों ओर घुमाया, और उसकी भौहें तुरंत थोड़ी सिकुड़ गईं। गलियारे की चिकनी दिखने वाली दीवारों में अनगिनत दरारें आ गई थीं, और दरारों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह भूमिगत महल अधिक समय तक खुद को संभाले नहीं रख पाएगा। ठीक इसी समय आगे के झटके और भी तेज हो गए, और ऐसा लगने लगा मानो पूरा महल किसी भी क्षण ढह सकता है। अचानक सामने एक चौराहा दिखाई दिया, और हान ली बिना किसी हिचकिचाहट के एक नए मार्ग में बदल गया। तुरंत ही 2 काले मानव चेहरे वाले स्टिम्बोरस ने उनका स्वागत किया, जो सीधे उनकी ओर झपटे, और ऐसा लगा कि ये दोनों स्टिम्बोरस काफी समय से वहां इंतजार कर रहे थे।
ये देखकर हान ली बुरी तरह घबरा गया और उसके अग्रबाहु पर एक हरे रंग की तलवार का निशान अचानक दिखाई दिया, जिसके बाद एक हरे रंग की लंबी तलवार जो लगभग 3 फीट लंबी थी, आने वाले स्टम्बोरर्स की जोड़ी की ओर कटने से पहले तुरंत उसके हाथ में दिखाई दी। आसपास के क्षेत्र में दुनिया की उत्पत्ति क्यूई तुरंत एक उन्माद में उत्तेजित हो गई और कानूनों की भारी शक्ति का विस्फोट मार्ग पर उतर आया। 2 मानव चेहरे वाले स्टम्बोरर्स के चारों ओर अजीब ऊर्जा का उतार चढ़ाव हुआ और वे तुरंत स्थिर हो गए, फिर उन्हें पता चलने से पहले ही आधे में काट दिया गया कि क्या हुआ था। हान ली एक झटके में 2 मानव चेहरे वाले स्टम्बोरर्स के पीछे दिखाई दिए, जिसके बाद स्टम्बोर्स के क्षत विक्षत शरीर अचानक आग की लपटों में बदल गए। हान ली यहाँ रुकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने 2 मानव चेहरे वाले स्टम्बोरर्स को तुरंत मारने के लिए अपनी प्रोफाउंड हेवनली स्पिरिट / तलवार का इस्तेमाल किया था। अपने वर्तमान साधना आधार पर वह अपनी पवित्र निर्वाण काया को उजागर किए बिना भी गहन स्वर्गीय खजाने की शक्ति के एक हिस्से का उपयोग करने में सक्षम था। ये देखकर डाओइस्ट जी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन वह चुप रहा और हान ली के पीछे पीछे चलता रहा। उसके बाद उन दोनों को किसी भी स्टम्बोरर का सामना नहीं करना पड़ा और लंबे समय के बाद वे अंततः मार्ग से एक विशाल भूमिगत गुफा में निकल आए। गुफा के फर्श पर, लेकिन गुफा की छत पर महीन चांदी की रेत की एक परत फैली हुई थी, उस तरह नुकीले स्टैलेक्टाइट से पंक्तिबद्ध था। मार्ग के उद्घाटन से कुछ ही दूरी पर धूसर धुंध का एक बादल था जो हल्की चंदन की सुगंध दे रहा था, और वर्तमान में धुंध के समुद्र के सामने कई मानवीय आकृतियां मंडरा रही थी, जिनमें से एक कोई और नहीं बल्कि बाहुआ थी। वह इस समय अपनी आंखों में घबराहट के संकेत के साथ भूरे धुंध का मूल्यांकन कर रही थी, और धुंध के भीतर एक अस्पष्ट चेहरा था जो ध्वनि संचरण के माध्यम से बाहुआ के साथ संचार कर रहा था। बाहुआ के पीछे ही और कई अन्य ग्रैंड असेंशन स्टेज के प्राणी खड़े थे। हान ली और डाओइस्ट जेड के आगमन से वे सभी तुरंत सतर्क हो गए, लेकिन यह महसूस होने पर कि अधिक सहयोगी आ गए हैं, उनकी अभिव्यक्तियां तुरंत शांत हो गईं। क्या चल रहा है? हमारे सभी अन्य साथी दाओवादी कहाँ हैं? हान ली ने अपनी आध्यात्मिक भावना को भूरे धुंध के बादल की ओर घुमाते हुए पूछा। हम भी निश्चित नहीं हैं कि क्या हुआ है। बाहुआ वर्तमान में ये पता लगाने के लिए प्राचीन मुहर की आत्मा के साथ संवाद कर रहा है कि क्या हो रहा है। बाकी सभी के लिए आप दोनों सबसे पहले आने वाले हैं, एक साधारण दिखने वाला बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर भाव से उत्तर दिया। क्या वह प्राचीन मुहर की आत्मा है? हान ली ने धुंध के भीतर चेहरे की ओर चिंतनशील दृष्टि डालते हुए पूछा। ठीक इसी समय बाहुआ ने धुंध में चेहरे के साथ अपना संचार समाप्त कर लिया था और बाद वाला तुरंत खत्म हो गया। बाहुआ ने गंभीर भाव से कहा, मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं, भाई हान। साथी दाओवादी जी, कृपया मुझे अपनी सहायता दे। आपने अभी भी मुझे नहीं बताया कि यहाँ क्या हो रहा है। साथी दाओवादी बाहुआ, हान ली ने धुंध के समुद्र में झांकते हुए कहा। प्राचीन सील की शक्ति नियंत्रण से बाहर हो गई है। स्टम्बोरा रानी को प्रतिबंधित करने वाली सील की शक्ति और साथी दाओवादी युआन यान और अन्य को फंसाने वाली शक्ति दोनों अचानक काफी कम हो गई हैं, और न केवल स्टम्बोरा रानी का जागरण आसन है, हमारे सभी फंसे हुए साथी दाओवादी भी बहुत खतरे में हैं। जागने के बाद स्टम्बोरा रानी जो पहली चीज करने जा रही है वह निश्चित रूप से युआन यान और अन्य को मारना होगा। इतनी ऊर्जा खोने के बाद प्राचीन सील गिरने वाली है अलग, और भूमिगत महल भी ढहने के कगार पर है। बाहुआ ने आह भरी। क्या ये कैसे हुआ? हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि साथी दाओवादियों के समूहों में से किसी ने अपने प्रतिबंध की मरम्मत करते समय कोई त्रुटि की हो? एक लाल चेहरे वाले व्यक्ति ने चिंतित भाव से पूछा। बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, क्या आपको पता चला कि प्राचीन मुहर की आत्मा से क्या हुआ था? साथी दाओवादी बाहुआ, इसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा किस कारण से हुआ। मैंने प्राचीन सील की आत्मा से इस बारे में पूछा, लेकिन वह भी नहीं जानती कि क्या हो रहा है। वह केवल ये समझ सकती है कि उसकी शक्ति किसी चीज या किसी व्यक्ति ने खींच ली है। हालांकि वह हमें टेलीपोर्ट करने के लिए पहले से ही सहमत है कि कहां स्टम्बोरा क्वीन निवास कर रही है, इसलिए हम उसके जागने से पहले उस पर हमला कर सकते हैं।
ऐसा करने पर हम उसे रोक सकेंगे और फंसे हुए सभी लोगों को बचाने के लिए अपने अन्य साथी दाववादियों को अधिक समय दे सकेंगे। ऐसा लगता है कि हमें इसे छोड़ना होगा, हमारी मूल योजना, बाओहुआ ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। क्या आप कह रहे हैं कि हमें जाना चाहिए और स्टैम्बोरा क्वीन पर हमला करना चाहिए? क्या आप गंभीर हैं, साथी दाववादी बाओहुआ? एक काले वस्त्रधारी महिला ने कहा। यह सुनकर बाकी सभी के हाव भाव भी थोड़े बदल गए। निश्चिंत रहें, हर कोई, मैं इसे एक कारण के लिए प्रस्तावित कर रहा हूँ। मैंने प्राचीन सील की भावना से सीखा कि स्टैम्बोरा रानी को युआन यान और अन्य को फंसाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इसके अलावा उसे मजबूर किया जा रहा है इस अवसर पर जागने के लिए, इसलिए यह अपनी अधिकांश शक्तियों को पुनः प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा, और यह कहीं भी उतना दुर्जय नहीं होगा जितना कि यह सामान्य रूप से होता है। प्राचीन मुहर की भावना ने भी मुझसे वादा किया है कि वह इसका उपयोग करेगी, इसकी शेष सारी शक्ति हमारी सहायता करने के लिए है। इसके अलावा इस यात्रा को करने से पहले मैंने एक गहरा स्वर्गीय खजाना उधार लिया था जो विशेष रूप से कीड़ों के खिलाफ प्रभावी है, इसलिए बहुत अच्छी संभावना है कि हम सफल होंगे, बाओहुआ ने समझाया। ये सुनकर सभी की चिंताएं थोड़ी कम हो गईं। हालांकि ये जीवन और मृत्यु का मामला था, इसलिए वे अभी भी इस योजना पर सहमत होने में काफी झिझक रहे थे। बाओहुआ ने सभी की आंखों में चिंता देखी और वह निर्णय लेने के लिए मजबूर हो गई। मैं जानता हूं कि आप सभी यह जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं, लेकिन आपको अपने फंसे हुए सभी भाइयों के बारे में सोचना होगा। साथ ही दाववादी कॉपक्रो और अन्य लोग ठीक उस स्थान के निकट हैं जहां युआन यान और अन्य लोग फंसे हुए हैं। भले ही हम स्टैम्बोरा रानी को नहीं मार सकते, हम उन्हें सभी को बचाने के लिए कुछ समय दे सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास आप सभी के लिए कुछ है। इन चीजों को अपने पास रखते हुए, भले ही हम स्टैम्बोरा क्वीन के मुकाबले में न ठहरे, फिर भी हम बच निकलने में सक्षम होंगे। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हो गई, उसने अपने प्रत्येक साथी की ओर उड़ने वाली लाल बत्ती की एक लकीर भेजने के लिए एक आस्तीन ऊपर उठाई। हर किसी ने लाल बत्ती की रेखाओं को ध्यान से पकड़ा और पाया कि ये लाल रंग की गठन वाली प्लेटें थीं जिनकी सतह पर जटिल डिजाइन खुदे हुए थे। हान ली अपने हाथ में गठन प्लेट से निकलने वाले स्थानिक उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते थे, और प्लेट को पलटने के बाद उन्होंने पाया कि पीठ पर एक बेहद जटिल और जीवन जैसा पंख पैटर्न था। ये बेशकीमती फीनिक्स स्पिरिट प्लेट्स हैं जो तुरंत सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट कर सकती हैं। इन खजानों को पाकर आप बहुत भाग्यशाली रहे होंगे, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। यह अध्याय ऑडियो बुक्स 108 के माध्यम से पहली बार प्रदर्शित हुआ। क्या ये वास्तव में कीमती फीनिक्स स्पिरिट प्लेट्स हैं? मैंने सुना है कि इन्हें केवल सच्चे स्वर्गीय फीनिक्स पंखों का उपयोग करके परिष्कृत किया जा सकता है। वे सभी प्रतिबंधों और संरचनाओं के माध्यम से टेलीपोर्ट करने में सक्षम हैं, और वे अनिवार्य रूप से अतिरिक्त जीवन के बराबर हैं। काले वस्त्रधारी महिला ने चिल्लाकर कहा। बुजुर्ग व्यक्ति ने पुष्टि की, इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने एक बार नीलामी के दौरान एक कीमती फीनिक्स स्पिरिट प्लेट देखी थी, और इसकी उपस्थिति और आभा दोनों इन प्लेटों के समान थी। ठीक है, ये देखते हुए कि साथी दाववादी बाओहुआ ऐसे बहुमूल्य खजाने की पेशकश करने को तैयार है, मैं इस योजना से सहमत हो जाऊंगा। भले ही मैं इसका उपयोग न भी करूं, मैं इसे वापस नहीं करूंगा। लाल चेहरे वाले आदमी ने कहा और उसकी आंखों में लालच का संकेत झलक गया। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 2234, पृथ्वी सम्राट कील अध्याय 2234। पृथ्वी सम्राट कील बाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये खजाने आप सभी को उपहार के रूप में दे रहा हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं इन्हें वापस नहीं लूंगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हमारे पास इन खजानों और कीड़ों को दबाने में सक्षम गहन स्वर्गीय खजाने के साथ मुझे यकीन है कि हम स्टैम्बोरा रानी को संभालने में सक्षम होंगे। मैं भी आऊंगा। काले लबादे वाली महिला ने भी थोड़ी देर सोचने के बाद हल्का सा सिर हिलाया। बाओहुआ ये देखकर बहुत खुश थी।
लेकिन वह हान ली ही थी जिसका वह यहाँ सबसे अधिक सम्मान करती थी। आपके बारे में क्या, भाई हान? मैं निश्चित रूप से अब पीछे नहीं हट सकता क्योंकि बाकी सभी लोग जाने के लिए सहमत हो गए हैं। हान ली ने अपनी फॉर्मेशन प्लेट को दूर रखते हुए उत्तर दिया। अपनी वर्तमान शक्तियों और खजाने के संग्रह के साथ वह एक सच्चे अमर के खिलाफ भी आत्म संरक्षण सुनिश्चित करने में सक्षम होगा। गंभीर रूप से कमजोर स्टैम्बोरा रानी की तो बात ही छोड़ दे। ठीक है, मैं तुरंत हमें वहां टेलीपोर्ट करने के लिए प्राचीन सील की आत्मा लाऊंगा। ब्लैक नाइट दायरे के हमारे 2 साथी डाओवादी भी उस क्षेत्र में होने चाहिए, और उनके शामिल होने से हमारी सफलता की संभावना और भी बढ़ जाएगी, बाओ हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके तुरंत बाद उसने आगे की ओर भूरे धुंध में एक मंत्रमुग्ध मोहर डाली, और धुंध एक रास्ता दिखाने के लिए अलग हो गई। बाओ हुआ बिना किसी हिचकिचाहट के रास्ते पर चला गया, और बाकी सभी लोग भी जल्दी से उसके पीछे चल दिए। इसके तुरंत बाद हर कोई जमीन पर एक ग्रे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के साथ एक विशाल क्षेत्र में उभरा। सभी दिशाओं से एक आवाज आ रही थी, जैसे कोई उनसे कुछ कह रहा हो, लेकिन केवल बाओ हुआ ही समझ पा रही थी कि क्या कहा जा रहा है, क्योंकि उसने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ संरचना में जाने से पहले सिर हिलाया। बाकी सभी लोग भी फॉर्मेशन में चलने से पहले क्षण भर के लिए झिझके। एक बार जब सभी ने गठन में प्रवेश किया, तो यह अपने आप सक्रिय हो गया, और पूरा समूह आध्यात्मिक प्रकाश की चमक के बीच गायब हो गया। इस बीच रहस्यमय पत्थर के जंगल के भीतर बलि वेदी पर स्याह काला कटोरा अचानक थोड़ा हिल गया, और एक फीकी पुरुष आवाज निकली। तो वे लोग उस टैम्बोरा क्वीन को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। अरे कितना मूर्ख है! उन्होंने खुद को पूरी तरह से बढ़ा चढ़ाकर आंका है। मुझे किसी भी तरह उस बच्चे को जीवित रखना है, इसलिए ऐसा लगता है कि मेरे पास उस चीज का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर एक उदास आह निकली, मानो कोई महत्वपूर्ण बात हो बलिदान दिए जा रहे थे। तभी हवा में एक धातु की ध्वनि गूंजी, और वेदी के ऊपर 8 पतली चांदी की जंजीरें दिखाई दी। प्रत्येक श्रृंखला का एक सिरा कटोरे के किनारे से जुड़ा था, जबकि दूसरा सिरा 8 तांबे के खंभों के ऊपर लगे लैंप से जुड़ा था। कटोरे के भीतर से अस्पष्ट मंत्रोच्चार की आवाज आए, और एकमात्र जलते हुए दीपक से जुड़ी हुई चेन हल्की हल्की कांपने लगी। अचानक अनगिनत छोटे सुनहरे रन लैंप पर उभरे, चेन के साथ वेदी पर तेजी से चढ़ने से पहले फिर काले कटोरे में गायब हो गए। कटोरे के चारों ओर काली धुंध घनी होने लगी, और एक अत्यंत भयावह आभा जो और अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी, अचानक फूट पड़ी। तो यह वह जगह है जहां स्टैम्बोरा रानी निवास कर रही है, हान ली ने आश्चर्यचकित भाव से अपने परिवेश का निरीक्षण करते हुए सोचा। बाओ हुआ के अलावा ग्रैंड असेंशन स्टेज के अन्य सभी प्राणी भी जो कुछ देख रहे थे उससे काफी स्तब्ध थे। वे वर्तमान में एक असीम महासागर पर स्थित थे जो सभी दिशाओं में जहां तक नजर जा सकती थी फैला हुआ था। यह कोई भ्रम नहीं है। क्या हो रहा है? क्या ये भूमिगत महल में कोई जगह है? बुजुर्ग व्यक्ति ने भौहें सिकोड़कर पूछा। बिल्कुल नहीं, भूमिगत महल कहीं भी इतना बड़ा नहीं है कि पानी के इतने विशाल भंडार को समा सके, बाओ हुआ ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। तो फिर यह कौन सी जगह है? क्या हमें मूल सीलबंद साइट से टेलीपोर्ट कर दिया गया है? लाल चेहरे वाले आदमी ने पूछा। मैं ऐसा नहीं सोचती, अन्यथा हमारी आध्यात्मिक समझ अब प्रतिबंधित नहीं होती, काले वस्त्रधारी महिला ने स्पष्ट रूप से यहाँ अपनी आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करते हुए कहा। अचानक हान ली ने शांत भाव से कहा, हर कोई कृपया ऊपर देखें। ऊपर? मैंने पहले ही देख लिया था, वहाँ कुछ भी गलत नहीं लग रहा है, बुजुर्ग व्यक्ति ने फिर से भूरे आकाश की ओर देखते हुए कहा। काले कपड़े वाली महिला और लाल चेहरे वाले पुरुष ने भी हैरान भाव से देखा। हालांकि जैसे ही बाओ हुआ ने आकाश की ओर देखा, आत्मज्ञान का एक संकेत दिखाई दिया, और ठीक इसी क्षण हान ली ने एक उंगली ऊपर की ओर घुमाई, जिससे एक नीला तलवार प्रक्षेपण हुआ जो कई हजार फीट लंबा था। पूरे आकाश में धूसर रोशनी तेजी से बढ़ने लगी, और अचानक एक तीखी चीख सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो नीला तलवार का प्रक्षेपण पूरे आकाश को खंडित करने की धमकी दे रहा था।
लेकिन नीला प्रकाश फीका पड़ने के बाद आकाश बरकरार रहा, लेकिन एक स्याह काली संरचना जिसने लगभग पूरे आकाश को घेर लिया था, ऊपर दिखाई दी थी। संरचना में विभिन्न आकार के अनगिनत काले रून शामिल थे और संरचना के केंद्र में एक गतिहीन सफेद कीट था जो एक पहाड़ के आकार का था। कीट का शरीर एकदम साफ और बेदाग सफेद था और उसका सिर उसके ही शरीर में गहराई तक दबा हुआ था, जिससे उसकी शक्ल पहचानना असंभव हो गया था। हालांकि अपने गोलाकार ढांचे के साथ यह एक विशाल रेशम कीट जैसा लग रहा था। अजीब बात है, भले ही विशाल कीट गहरी नींद में लग रहा था, उसके शरीर के चारों ओर धीरे धीरे सुनहरी दौड़ें उभर रही थी। वह स्टैम्बोरा क्वीन है, काले वस्त्रधारी महिला ने चिल्लाकर कहा। यह अध्याय ऑडियो बुक्स 108 के माध्यम से पहली बार प्रदर्शित हुआ। ये देखकर लाल बालों वाला व्यक्ति और बुजुर्ग व्यक्ति भी बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने तुरंत रक्षात्मक रुख अपनाया। इसके विपरीत बाओहुआ बहुत शांत थी और उसने कहा, साथी दाओवादियों, चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। इस कीट को जागने में अभी भी कुछ समय लगेगा, इसलिए जब तक हम इसे सचेत नहीं करेंगे तब तक हम इसे सचेत नहीं करेंगे। कुछ भी जल्दबाजी में करें। ऐसा लगता है कि यह एक स्थानिक दरार है जिसे स्टैम्बोरा क्वीन ने खोला है, इसलिए ब्लैक नाइट दायरे के हमारे साथी दाओवादी यहाँ हमारे साथ शामिल नहीं हो पाएंगे। स्टैम्बोरा क्वीन की शक्ति के साथ ये वास्तव में एक स्थानिक दरार को खोलने में सक्षम होगा। ये बताता है कि यह स्थान अभी भी सील की शक्ति से प्रभावित क्यों है, बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी अभिव्यक्ति को थोड़ा कम करते हुए कहा। ब्लैक नाइट दायरे से हमारे साथी दाओवादियों की सहायता के बिना मुझे लगता है कि हमारे पास संख्या की कमी है। क्या होगा कि हम इस जगह से बाहर निकलें और उन दो साथी दाओवादियों को भी अंदर लाएं? काले वस्त्र वाली महिला ने सुझाव दिया। ऐसा नहीं होगा, स्टैम्बोरा क्वीन जागने वाली है। अगर हम इतनी लापरवाही से इस स्थान में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं, तो यह संभवतः तुरंत जाग जाएगी। मुझे यकीन है कि यही कारण है कि ब्लैक नाइट दायरे के हमारे साथी डाओइस्ट ने ऐसा करने से परहेज किया है। इस स्थान में प्रवेश करना, आखिरकार उन्हें होने का कोई फायदा नहीं है, बाओहुआ ने कहा। हम जैसे प्राचीन सील की शक्ति का उपयोग करके खुद को इस स्थान में टेलीपोर्ट करने में सक्षम है। ठीक इसी समय हानली ने अचानक कहा, आइए बकबक बंद करें और जल्दी करें, जबकि स्टैम्बोरा क्वीन अभी भी नींद में है। अगर हम इसे यहाँ गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा परिणाम होगा। क्या आप हमें नीची दृष्टि से देख रहे हैं, साथी दाओवादी हान? यदि हम अपनी शक्तियों को मिला दें, तो एक सच्चे अमर को भी सबसे अधिक संभावना है कि अगर उन्हें पकड़ लिया गया तो उन्हें मार दिया जाएगा, काले वस्त्रधारी महिला ने अपनी आंखों में नाराजगी के संकेत के साथ कहा। अगर स्टैम्बोरा रानी को मारना इतना आसान होता, तो सच्चे अमरों ने इसे बंद करने के बजाय पहले ही मार दिया होता। मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें हमेशा सबसे खराब के लिए तैयारी करता हूँ, हानली ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। ये सुनकर काले कपड़े वाली महिला की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और वह फिर से जवाब देने ही वाली थी कि बाओहुआ ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, चलो साथी दाओवादियों, आपस में बहस न करें। हम बस अपनी पूरी ताकत से हमला कर सकते हैं और बाकी सब होगा भाग्य पर निर्भर है। ऐसा कहने के बाद खेद जताने से सुरक्षित रहना बेहतर है, इसलिए न केवल हम सभी को एक साथ हमला करना होगा, बल्कि मैं उस गहन स्वर्गीय खजाने का भी उपयोग करने जा रहा हूं जो मैंने उधार लिया था। यदि आप में से किसी के पास कोई है, आपकी आस्तीन में शक्तिशाली तुरुप के पत्ते हैं, अब उनका उपयोग करने का समय आ गया है। शायद स्टैम्बोरा क्वीन हमें केवल यह एक अवसर देगी। आप सही कह रहे हैं, साथी दाओवादी बाओहुआ, बुजुर्ग व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। बाकी किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। इस प्रकार बाओहुआ ने हाथ की मुहर बनाने से पहले एक गहरी सांस ली और गुलाबी रोशनी की चमक के बीच उसके पीछे एक विशाल गुलाबी फूलों का पेड़ दिखाई दिया। उसी समय उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, फिर अपनी उंगलियों को अलग करके एक विशाल जंग लगी पीली कील निकाली। कील की लंबाई केवल आधा फुट के आसपास थी और इसकी सतह गड्ढों और उभारों के साथ साथ कुछ अस्पष्ट स्पिरिट पैटर्न से भरी हुई थी।
देखने में ये कितना जीर्ण शीर्ण लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ये अनगिनत वर्षों से जमीन में दबा हुआ हो। हालांकि बाओ हुआ ने वस्तु को बहुत सावधानी से पकड़ रखा था और उसने गंभीर स्वर में कहा, इस पृथ्वी सम्राट कील में एक क्षेत्र की पृथ्वी के नियमों की शक्ति है। इस कील से टकराने वाला कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग करने में असमर्थ होगा। पृथ्वी विशेषता क्षमताएं, और अगर मुझे सही से याद है तो स्टैम्बोरा रानी की आवश्यक शक्ति पृथ्वी विशेषता की है। यदि मैं इस कील से स्टैम्बोरा रानी पर सफलतापूर्वक प्रहार करता हूं, तो वह अपनी अधिकांश शक्तियों का उपयोग करने में असमर्थ होगी। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 2235 संयुक्त आक्रमण। इस अध्याय की आरंभिक रिलीज ऑडियो बुक्स 108 साइट पर हुई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 2235 संयुक्त आक्रमण। उस स्थिति में ये केवल अपने भौतिक शरीर के साथ हमारे हमलों का सामना करने में सक्षम होगा, और ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो इसके लिए अच्छा हो। बाओ हुआ ने आगे बढ़ने से पहले क्षण भर के लिए रुकते हुए कहा, हालांकि स्टैम्बोरा क्वीन सबसे अधिक होगी। निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के पृथ्वी विशेषता कानूनों में भी महारत हासिल है, इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि पृथ्वी सम्राट नेल इसे कितने समय तक प्रतिबंधित कर पाएंगे। जैसे एक बार जब मैं इस खजाने को उजागर कर दूं, तो कृपया बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करें। बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया, आश्वस्त रहें, साथी दाओवादी बाओ हुआ, हमारा जीवन भी खतरे में है, इसलिए हम निश्चित रूप से इसे हल्के में नहीं लेंगे। बाकी सभी ने भी सहमति व्यक्त की। ठीक है, सुरक्षा एहतियात के तौर पर मैं सबसे पहले प्राचीन सील की आत्मा से संपर्क करूंगा और उसे अपनी सारी शक्ति यहाँ केंद्रित करने के लिए कहूंगा, ताकि स्टैम्बोरा रानी को प्रतिबंधित किया जा सके और हम यहाँ जो कर रहे हैं उसे छिपाया जा सके, बाओ हुआ ने कहा। फिर उसने एक अजीब हाथ की मुहर बनाई और कुछ जपना शुरू कर दिया, और धुंध के भीतर का चेहरा अचानक बिना किसी चेतावनी के एक बार फिर प्रकट हो गया। आवाज संचार के माध्यम से चेहरे के साथ संचार करते समय बाओ हुआ के होंठ कांपने लगे, और उसके तुरंत बाद धुंधला चेहरा फिर से गायब हो गया। लगभग ठीक उसी क्षण हान ली और अन्य लोग अचानक दबाव की अवर्णनीय भावना से प्रभावित हुए। उन्होंने जल्दी से खुद की जांच की और यह जानकर राहत महसूस की कि ये दबाव उन पर कोई खास असर नहीं डाल रहा था। इस समय बाओ हुआ के चारों ओर अनगिनत भूरे रंग के रून दिखाई दिए थे, और उन्होंने तुरंत उसे घेर लिया, जिससे उसके शरीर का केवल एक धुंधला छायाचित्र बाहर से दिखाई दे रहा था। अजीब बात है, जैसे ही ग्रे रून्स ने बाओ हुआ को घेर लिया, उसकी आभा पूरी तरह से गायब हो गई। वह अभी भी उसी जगह पर खड़ी थी, लेकिन पूरी तरह से आध्यात्मिक अर्थ के माध्यम से अज्ञात, मानो वह इस संपूर्ण स्थान के साथ एक हो गई हो। प्राचीन सील की शक्ति ने मेरी आभा को पूरी तरह से छुपा दिया है, इसलिए चाहे मैं स्टैम्बोरा रानी के कितना भी करीब पहुंच जाऊं, वह मुझे पहचान नहीं पाएगी। मैं अब हमला करने जा रहा हूं, कृपया तैयार हो जाएं, सभी लोग, बाओ हुआ ने कहा। बुजुर्ग व्यक्ति ने सफेद जेड बैज बुलाने से पहले सिर हिलाया, जो आध्यात्मिक प्रकाश की चमक के बीच दिखाई दिया। बैज की सतह बेहद जटिल थी और इसकी सतह पर अनगिनत आत्मिक जानवरों की छवियां उकेरी हुई थी। वह असंख्य जानवर बैज है। किंवदंतियों के अनुसार यह एक खजाना है जो प्राचीन काल में सच्चे अमर क्षेत्र से गिरा था। उस समय कई ग्रैंड असेंशन स्टेज प्राणियों ने इस खजाने पर लड़ाई की थी। मैंने नहीं सोचा था कि यह अंदर होगा तुम्हारा कब्जा, काले वस्त्रधारी महिला ने चिल्लाते हुए कहा। हे, मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे ये खजाना मिला, बुजुर्ग व्यक्ति ने थोड़े आत्मसंतुष्ट भाव से कहा। लाल चेहरे वाले व्यक्ति की आंखों में ईर्ष्या का एक संकेत दिखाई दिया, जबकि हानली उत्सुक अभिव्यक्ति के साथ बैच का मूल्यांकन कर रहा था। बाओ हुआ ने उत्साहित होकर कहा, इस असंख्य जानवर बैच के साथ हमारी सफलता की संभावना और भी बढ़ जाएगी। इस समय काले वस्त्र वाली महिला और लाल चेहरे वाले पुरुष ने भी अपना खजाना बुला लिया था। महिला ने एक स्याह काला भाला छोड़ने के लिए अपना मुंह खोला था, जबकि पुरुष ने एक विशाल सफेद हड्डी का ब्लेड बनाया था, जिसकी सतह पर अनगिनत लाल आत्मा के पैटर्न उकेरे हुए थे।
दोनों खजानों द्वारा छोड़े जा रहे आध्यात्मिक प्रकाश को उनके द्वारा बलपूर्वक दबा दिया गया था, लेकिन जो डरावनी आभा वे छोड़ रहे थे उससे स्पष्ट संकेत मिलता था कि वे दोनों बेहद शक्तिशाली खजाने थे। भाई जी, ये सब कुछ जो आपके पास है दे दो, हान ली ने वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से डाओइस्ट जी से कहा। डाओइस्ट जी ने भावहीन तरीके से सिर हिलाया, फिर एक चांदी के मोती को बुलाने के लिए हाथ उठाया। एक धीमी सी गड़गड़ाहट हुई और बिजली का एक गोला बनने से पहले मनके से बिजली की अनगिनत किरणें फूट पड़ी। प्रारंभ में बिजली का गोला केवल एक मानव सिर के आकार का था, लेकिन जैसे जैसे ये धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा, यह एक घर के आकार का हो गया। उसके बाद डाओइस्ट जी ने बिजली की गेंद को एक हाथ से उठाया और अभी भी वहीं खड़ा रहा। इस बीच हान ली ने एक हाथ की मुहर बनाई और उसका प्रोवेंस ट्रू डेविल प्रोजेक्शन सुनहरी रोशनी की चमक के बीच दिखाई दिया, फिर हान ली के साथ जुड़ने से पहले सुनहरे शरीर में बदल गया। चमकीली बैंगनी सुनहरी रोशनी फैल गई और हान ली का शरीर चमकदार सुनहरे रंग में बदल गया। उसी समय चांदी की संरचनाओं की एक श्रृंखला बनाने से पहले अनगिनत सिल्वर स्पिरिट पैटर्न उसकी त्वचा पर दिखाई दिए। उसके बाद हान ली ने हथियाने की हरकत की और एक हरे रंग की लंबी तलवार जो लगभग 3 फीट लंबी थी, उसकी मुट्ठी में आ गई। उसकी कलाई के हल्के से झटके के अलावा एक भनभनाहट की आवाज निकली और यहाँ तक कि दुनिया की उत्पत्ति क्यूई भी तलवार से प्रभावित हो रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि प्रोफाउंड हेवनली स्पिरिट स्लैश तलवार थी। स्टैम्बोरा क्वीन जैसे डरावने प्राणी के सामने हान ली ने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपना अंतिम तुरूप का इक्का जारी कर रहा था। बाओ हुआ ने पहले हान ली को प्रोफाउंड हेवनली स्पिरिट स्लैश तलवार का उपयोग करते देखा था, इसलिए वह इसे दोबारा देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुई। हालांकि बाकी सभी का ध्यान तुरंत तलवार की ओर गया और यह स्पष्ट था कि उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह क्या है। हालांकि इससे पहले कि उनमें से किसी को कोई प्रश्न पूछने का मौका मिले, बाओ हुआ ने मौके पर गायब होने से पहले अचानक हाथ पर मुहर लगा दी। अगले ही पल में बाओ हुआ 200 फीट से भी कम दूरी पर फिर से उभरा, फिर दोनों हाथों से विशाल कील को ऊपर उठाया। बाकी सभी ने तुरंत अपना ध्यान हान ली की तलवार से हटा लिया और काम पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी शक्ति को उन खजानों में डालना शुरू कर दिया जिन्हें उन्होंने बुलाया था। वे सभी तुरंत हमला करने की तैयारी कर रहे थे कि पृथ्वी सम्राट कील ने स्टैम्बोरा रानी के शरीर में छेद कर दिया। इस समय पहाड़ी स्टैम्बोरा रानी अभी भी पूरी तरह से बेखबर नींद में थी। जब बाओ हुआ ने स्टैम्बोरा रानी को ध्यान से देखा तो उसकी आंखों में हल्की चांदी की रोशनी चमक उठी और अचानक उसकी आंखों में एक भयंकर रूप दिखाई दिया जब पृथ्वी सम्राट नील पीली रोशनी की एक लकीर के रूप में सामने आया। कील ने काली संरचना को आसानी से छेद दिया, फिर अपने मूल रूप में वापस आने से पहले स्टैम्बोरा क्वीन के शरीर में समा गई। सभी में विशाल कील से पीली रोशनी फूट पड़ी दिशाएं और पीली रोशनी के ये तार स्टैम्बोरा क्वीन के शरीर में गायब होने से पहले धुंधले हो गए। हर कोई, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बाओ हुआ बहुत खुश थी और उसने जोर से रोना शुरू कर दिया। अनगिनत गुलाबी फूलों की पंखुड़ियों में विस्फोट होने से पहले उसके पीछे एक विशाल पुष्प वृक्ष का प्रक्षेपण दिखाई दिया जो स्टैम्बोरा रानी की ओर बढ़ गया। उसी समय हान ली और अन्य लोग भी हरकत में आ गए थे। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना जेड बैज हवा में ऊपर उछाल दिया और यह एक सफेद जेड गेट में बदल गया जिसके भीतर से अनगिनत जानवरों की आकृतियां बाहर निकली। इस बीच काले वस्त्रधारी महिला ने एक मंत्र बोला और उसका काला भाला तुरंत काली बिजली की एक लकीर के रूप में निकला। जहां तक लाल चेहरे वाले व्यक्ति की बात है, उसने अपने विशाल हड्डी के ब्लेड को हवा में घुमाया और स्टैम्बोरा क्वीन के ऊपर स्थानिक उतार चढ़ाव शुरू हो गया, जिसके बाद विनाशकारी ताकत के साथ दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले 10,000 फीट से अधिक लंबाई का एक विशाल ब्लेड प्रक्षेपण उभरा। ब्लेड प्रक्षेपण के साथ साथ भारी अदृश्य शक्ति का विस्फोट हुआ और ठीक उसी क्षण बिजली का एक विशाल गोला भी उसके बगल में दिखाई दिया। बिजली का गोला फिर एक विशाल चांदी के बिजली के जाल में बदल गया जिसने नीचे स्टैम्बोरा रानी के पूरे शरीर को ढक दिया। ये हमले वास्तव में असाधारण रूप से तेज थे, लेकिन वे अभी भी हान ली की तुलना में थोड़े धीमे थे।
जब हान ली ने अपनी गहरी स्वर्गीय स्पिरिट स्लैश तलवार को हवा में मारा, तो उसके पूरे शरीर पर चांदी की संरचनाओं से हल्की भिनभिनाहट की आवाज निकली, जिससे एक हरा धागा छूट गया जो तुरंत पतली हवा में गायब हो गया। अगले ही पल में स्टैम्बोरा क्वीन के ऊपर दुनिया की उत्पत्ति क्यूई कांप उठी और हरी रेखा उसके पहाड़ी शरीर को आधे में काटने के लिए उतर गई। इसके तुरंत बाद विशाल ब्लेड प्रोजेक्शन, सिल्वर लाइटनिंग नेट, फूलों की पंखुड़ियों का तूफान, काली बिजली और स्पिरिट बीस्ट प्रोजेक्शन भी आ गए। पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाले विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंज उठी और स्याह काली संरचना तुरंत टूट गई। अनगिनत फूलों की पंखुड़ियों के प्रक्षेपण तेज ब्लेड की तरह हवा में उछले और उनसे परे अनगिनत आत्मा जानवर के प्रक्षेपण थे, जिन्होंने तेजी से उत्तराधिकार में आत्मा विस्फोट करने से पहले स्टैम्बोरा रानी को घेर लिया था। सभी दिशाओं में शक्तिशाली झटके की लहरें उठी और आभामंडल की एक श्रृंखला बाहर की ओर फैल गई। हमलों की बौछार से स्टैम्बोरा क्वीन का पूरा शरीर तुरंत जलमग्न हो गया और वह पूरी प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह से स्थिर रही, जैसे कि वह वास्तव में नींद में ही मारी गई हो। हालांकि न केवल हान ली और अन्य लोग ये देखकर प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि उनके चेहरे का रंग तुरंत फीका पड़ गया। ग्रैंड असेंशन स्टेज के इन सभी प्राणियों के पास युद्ध का व्यापक अनुभव था, और भले ही वे अपने स्वयं के हमलों में बहुत आश्वस्त थे, वे निश्चित रूप से इतने भोले नहीं होंगे कि यह विश्वास कर सके कि बेहद प्रसिद्ध स्टैम्बोरा रानी इतनी आसानी से मार दी जाएगी। धूल जमने के बाद विशाल स्टैम्बोरा क्वीन का शरीर गायब हो गया था। केवल एक मुट्ठी के आकार का काला क्रिस्टल हवा में मंडरा रहा था। एक जंग लगी कील क्रिस्टल में गहराई तक धंसी हुई थी और इसे देखकर हर किसी को हड्डियां कंपा देने वाली अनुभूति हुई। कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से निकलना होगा, बाओहुआ ने निर्णायक तरीके से चिल्लाते हुए अपना हाथ एक फॉर्मेशन प्लेट बनाने के लिए घुमाया, जिसे उसने तुरंत कुचल दिया। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 2236। छोटी लड़की अध्याय 2236। छोटी लड़की फीनिक्स की चीख सुनाई दी और बाओहुआ के पूरे शरीर को ढकने से पहले टूटी हुई फॉर्मेशन प्लेट से 5 रंगों की रोशनी की एक गेंद निकली। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। स्थानिक उतार चढ़ाव शुरू हो गए। फिर भी जैसे ही बाओहुआ पतली हवा में गायब होने वाला था, नीचे से एक कोमल लेकिन बहुत ठंडी आवाज आई। आपको कहीं नहीं जाना है। जैसे ही आवाज धीमी हुई, नीचे का पानी अलग हो गया और एक छाया अचानक बाहर निकल आई। जैसे ही बाओहुआ को जबरदस्त ताकत के विस्फोट से उड़ाया गया, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और उसके चारों ओर की 5 रंग की रोशनी की परत तुरंत टूट गई। लगभग 500 फीट तक वापस उड़ने के बाद ही वह खुद को बमुश्किल स्थिर कर पाए और वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन मुंह में खून आ गया। ऐसा लग रहा था कि उस हमले में उसे कुछ गहरी चोटें लगी थीं। हालांकि वह बहुत सतर्क थी और उस हमले का शिकार होने से ठीक पहले उसने अपनी सारी जादुई शक्ति को अपने चारों ओर की सुरक्षात्मक आध्यात्मिक रोशनी में डाल दिया था। अन्यथा भले ही वह हमला उसे मारने में सक्षम नहीं होता, फिर भी वह निश्चित रूप से कहीं अधिक गंभीर चोटों के साथ समाप्त होती। ये देखकर बाकी सभी लोग स्वाभाविक रूप से बहुत चिंतित हो गए। हान ली ने तुरंत अपनी नजर उस स्थान पर केंद्रित की जहां बाओहुआ पहले खड़ा था, और उसकी नजर एक छोटी और नाजुक आकृति पर पड़ी। यह एक छोटी लड़की थी जिसकी उम्र 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, और वह धीरे धीरे अपनी छोटी मुट्ठी को बाहर निकाल रही थी क्योंकि वह अपने चेहरे पर मुस्कान के संकेत के साथ ग्रैंड असेंशन स्टेज में मौजूद प्राणियों का मूल्यांकन कर रही थी। छोटी लड़की का रंग सांवला था और उसने बेहद साधारण टाइट फिटिंग कपड़े पहने हुए थे। उसकी शक्ल बिल्कुल साधारण थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से भूरे रंग की थीं, जैसे कि वह जन्म से अंधी हो, और उसके ग्लैबेला में एक चमकदार काला क्रिस्टल जड़ा हुआ था। ये क्रिस्टल दिखने में बहुत हद तक उस क्रिस्टल के समान था जो विशाल कीट के शरीर के गायब होने के बाद पीछे रह गया था। सिवाय इसके कि यह गहरा और छोटा था, ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभी प्रकाश को सोखने में सक्षम था। वह छोटी लड़की वही थी जिसने बाओहुआ को उड़ते हुए भेजा था, और जैसे ही उसने हान ली की ओर अपनी निगाहें डाली, हान ली को तुरंत उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई।
जहाँ तक अन्य ग्रैंड असेंशन स्टेज के प्राणियों की बात है, वे भी छोटी लड़की की व्यापक निगाहों से बहुत परेशान थे। भले ही उसने अपना परिचय नहीं दिया था, लेकिन ये तथ्य कि वह बाओहुआ को एक ही हमले में उड़ाने में सक्षम थी, एक स्पष्ट संकेत था कि वह संभवतः स्टैम्बोरा रानी थी। जहाँ तक ये बात है कि पहले का वह विशालकाय कीड़ा क्या था, अब किसी के पास इसके बारे में चिंता करने की अतिरिक्त क्षमता नहीं थी। उन सभी का ध्यान पूरी तरह से इस छोटी लड़की पर केंद्रित था। कोई भी उस मौके को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया था जिसने बाओहुआ को उड़ा दिया था, ये बस बहुत तेज था। एकमात्र व्यक्ति जिसकी अभिव्यक्ति यहाँ अपरिवर्तित रही वह दाओइस्ट सी था। वह उदासीन तरीके से छोटी लड़की का मूल्यांकन कर रहा था, जबकि उसके शरीर पर चांदी की बिजली की किरणें एक बिजली की पोशाक बनाने के लिए दिखाई दी। ओह, एक अमर कठपुतली, कितना दिलचस्प है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं निचले क्षेत्र में ऐसा कुछ देख पाऊंगी, छोटी लड़की ने दिलचस्प अभिव्यक्ति के साथ दाओइस्ट सी का मूल्यांकन करते हुए कहा। क्या आप सच्ची स्टैम्बोरा रानी हैं? बाओहुआ ने आखिरकार उस सांस को वापस पाने के लिए पूछा जो पहले मौके से उसकी खत्म हो गई थी। क्या आप कह रहे हैं कि जिस शरीर को आपने अभी नष्ट किया है वह मेरा असली रूप नहीं है? मैंने उस शरीर को 100,000 साल पहले त्याग दिया था और यह मेरे लिए बहुत उपयोगी था, फिर भी आपने इसे नष्ट कर दिया। आप सब मुझे कैसे मुआवजा देंगे? छोटी लड़की ठंड से परेशान हो गई। तो इसका मतलब है कि आपका असली शरीर पानी के नीचे छिपा हुआ है। आप कितने चालाक हैं। मुझे ये भी बहुत आश्चर्य है कि आप मेरी कीमती फीनिक्स स्पिरिट प्लेट के भीतर स्वर्गीय फीनिक्स की शक्ति को दूर करने में सक्षम थे। बाओहुआ ने आह भरी। कीमती फीनिक्स स्पिरिट प्लेट, ये सिर्फ एक बेकार वस्तु है जिसमें स्वर्गीय फीनिक्स के नियमों की शक्ति का संकेत है। इसमें कुछ स्थानिक शक्ति हो सकती है, लेकिन मेरी नजर में यह एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने कभी भी किसी सच्चे का सामना नहीं किया है आत्मा स्वर्गीय फीनिक्स, लेकिन मैंने फीनिक्स जाति के कुछ शक्तिशाली प्राणियों को निगल लिया है। छोटी लड़की ने तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ उपहास किया। काले वस्त्र वाली महिला ने पहले ही अपनी कीमती फीनिक्स स्पिरिट प्लेट अपने हाथ में ले ली थी और यह सुनकर उसका दिल तुरंत डूब गया। वह जानती थी वह छोटी लड़की की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी फॉर्मेशन प्लेट का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि कोई ऐसा भी था जो छोटी लड़की के दावों से पूरी तरह सहमत नहीं था। उसे कीमती फीनिक्स स्पिरिट प्लेट की शक्ति पर बहुत भरोसा था और वह खुद को उस छोटी लड़की से काफी दूर महसूस करता था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लाल चेहरे वाला आदमी था और उसने अचानक अपनी कीमती फीनिक्स स्पिरिट प्लेट को तुरंत कुचलने से पहले बुलाया। स्थानिक उतार चढ़ाव की झड़ी के साथ उसके पूरे शरीर को ढकने के लिए 5 रंगों की रोशनी उभरी। ये देखकर छोटी लड़की के चेहरे पर एक ठंडा भाव दिखाई दिया और वह तुरंत एक धुंधली काली छाया के रूप में सामने आ गई। लाल चेहरे वाला आदमी पहले से ही तैयार था और उसने अपनी हड्डी के ब्लेड को हवा में मारते हुए जोर से चिल्लाया। जैसे ही एक पहाड़ी ब्लेड का प्रक्षेपण काली छाया से टकराया, पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाला एक विस्फोट हुआ जिसने उसे अनगिनत टुकड़ों में तोड़ दिया। हाँ, लाल चेहरे वाला आदमी हंसा और उसे इसकी परवाह नहीं थी कि उसके हमले ने वास्तव में छोटी लड़की को नुकसान पहुंचाया था। उसके लिए जो महत्वपूर्ण था वह ये था कि वह दूर टेलीपोर्ट होने वाला था। स्टैम्बोरा क्वीन की धमकी से बाकी सभी लोग भयभीत हो गए थे, फिर भी वह दूर टेलीपोर्ट करने जा रहा था और यह बहुत संभावना थी कि वह समूह में जीवित रहने वाला एकमात्र व्यक्ति होने वाला था, इसलिए निश्चित रूप से वह खुद से बहुत खुश था। हालांकि फिर उसकी हंसी अचानक कम हो गई और उसकी जगह एक पीड़ा भरी चीख ने ले ली। उसकी सुरक्षात्मक आध्यात्मिक रोशनी और कवच की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए एक पतला हाथ उसकी छाती में घुस गया था। ये पता चला कि छोटी लड़की उसके पीछे क्रोध की तरह प्रकट हुई थी और उसकी बाह एक दिव्य हथियार की तरह थी जो सभी चीजों को छेदने में सक्षम थी। जब छोटी लड़की ने लाल बालों वाले आदमी की छाती से एक छोटी सी लाल रंग की मानवीय आकृति निकाली तो वह खिलखिला उठी। यह कोई और नहीं बल्कि लाल चेहरे वाले आदमी की नवजात आत्मा थी और वह भागने के लिए अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रही थी।
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छोटी लड़की ने एक काला धागा छोड़ने के लिए अपना मुंह खोला, जो लाल चेहरे वाले आदमी के शरीर पर अचूक सटीकता से लगा, और वह धूल में बिखरने से पहले तुरंत सूख गया। नहीं, वह समय के नियम की शक्ति का प्रयोग कर रही है। मुझे बचाओ, साथी दाऊवादियों। घबराए हुए उन्माद में मदद के लिए पुकारते हुए नवजात आत्मा ने भयावह अभिव्यक्ति के साथ हिंसक रूप से पिटाई की। समय का नियम शब्द सुनकर बाओ हुआ की आंखों में अविश्वसनीयता का एक संकेत दिखाई दिया। बुजुर्ग आदमी और काले कपड़े वाली महिला ने शुरू में आगे बढ़ने का इरादा किया था, लेकिन उन दोनों ने तुरंत उन योजनाओं को छोड़ दिया क्योंकि उनके चेहरे पर भयावह भाव दिखाई देने लगे। इसके विपरीत हानली यह सुनकर थोड़ा लड़खड़ाए, इससे पहले कि उनकी आंखों में एक चिंतनशील दृष्टि उभरी। इस बीच छोटी लड़की अपने हाथ में छोटी नवजात आत्मा को देख रही थी, जैसे कि वह एक नाजुकता का मूल्यांकन कर रही हो, और उसने एक कौर में नवजात आत्मा का आधा हिस्सा काट लिया, निगलने से पहले कई बार चबाया। नवजात आत्मा ने तुरंत खून जमा देने वाली चीख निकाली और वह वहीं बेहोश हो गई। भले ही ये तुरंत पुनर्जीवित होने में कामयाब रहा, लेकिन इससे निकलने वाली रोशनी काफी कम हो गई थी और इसकी आभा भी अस्तित्वहीन हो गई थी। बाओ हुआ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने कुछ करने की कोशिश करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छोटी लड़की खिलखिला उठी और उसने जल्दी से शेष नवजात आत्मा को निगल लिया, फिर प्रसन्न भाव से अपने होंठ चाटे। N012BJN वह मंच था जहां इस अध्याय को शुरुआत में ऑडियो बुक्स 108 पर प्रकाशित किया गया था। ये काफी मनमोहक प्रदर्शन माना जाता था, लेकिन ग्रैंड असेंशन स्टेज पर मौजूद लोगों की नजर में ये बिल्कुल राक्षसी था। न केवल बुजुर्ग आदमी और काले कपड़े वाली महिला के चेहरे काफी पीले पड़ गए थे, बाओ हुआ भी पूरी तरह से खामोश हो गया था। हानली काफी शांत रहे, लेकिन उन्होंने फिर भी डाओइस्ट सी की ओर हाथ लहराया, जिसने तुरंत हानली को टेलीपोर्ट किया। ऐसा लग रहा था कि हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं। स्टैम्बोरा क्वीन एक ही हमले में बाओ हुआ को घायल करने में कामयाब रही और ग्रैंड असेंशन स्टेज को आसानी से मार डाला। ये निश्चित रूप से उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। केवल जागृति के बाद ही यह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? क्या प्राचीन सील की आत्मा ने स्टैम्बोरा रानी को प्रतिबंधित करने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग नहीं किया होगा? यहाँ तक कि अपनी वर्तमान स्थिति में भी स्टैम्बोरा क्वीन अभी भी ग्रैंड असेंशन स्टेज के प्राणियों को आसानी से मार सकती है। सच की एक जोड़ी कैसे थियमर अपनी शक्तियों के चरम पर इसे सील करने में कामयाब रहे? इस कहानी में स्पष्ट रूप से कुछ संदेहास्पद था। हालांकि इससे पहले कि हानली को इस धारणा पर आगे विचार करने का मौका मिलता, बाओ हुआ ने अचानक अपनी आवाज उसे भेज दी। भाई हान, ये स्टैम्बोरा रानी का शरीर नहीं है, यह उसकी आत्मा से प्रकट हुआ एक क्लोन है। इस प्रकार गहन स्वर्गीय खजाने के अलावा अन्य सभी खजाने इसे नुकसान पहुंचाने के लिए संघर्ष करेंगे। इसके अलावा समय के नियम पर इसकी महारत बहुत प्राथमिक है, इसलिए यह उस शक्ति का आसानी से उपयोग नहीं कर सकता है। हर बार जब यह ऐसा करता है, तो इसकी आत्मा थोड़ी कमजोर हो जाएगी। जब तक हम अपनी रक्षा के लिए अपने गहन स्वर्गीय खजाने का उपयोग करते हैं, तब तक डरने की कोई बात नहीं है। तुम इतना कैसे जानते हो? हानली पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मुझे प्राचीन सील की आत्मा द्वारा इस सब के बारे में सूचित किया गया था। आइए इस क्लोन को एक साथ पकड़ें, जबकि हमारे अन्य साथी दाओवादी स्टैम्बोरा रानी के शरीर को नष्ट करने के लिए पानी के नीचे जाते हैं। जब तक इसका शरीर नष्ट हो जाता है, इसकी आत्मा सामने नहीं आएगी कोई भी बड़ा खतरा, बाओ हुआ ने उत्तर दिया। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 2237 स्टैम्बोरा रानी के विरुद्ध लड़ाई 1 अध्याय 2237 स्टैम्बोरा रानी के विरुद्ध लड़ाई 1। तो क्या हमें बस दूसरों पर भरोसा करना चाहिए? क्या होगा यदि वे दूर टेलीपोर्ट करने के अवसर का लाभ उठाते हैं? हानली ने ध्वनि प्रसारण के माध्यम से पूछा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें, निश्चिंत रहें। भाई हान, मैंने कीमती फीनिक्स स्पिरिट प्लेट के साथ छेड़छाड़ की है जो मैंने सभी को दी थी।
इसलिए जब तक मैं इसकी अनुमति नहीं देता, वे फॉर्मेशन प्लेटों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। एक बार जब वे सभी बन जाएंगे, इसके बारे में जानते हुए मुझे यकीन है कि वे कुछ भी आजमाने की हिम्मत नहीं करेंगे, बाओहुआ ने मुस्कुराते हुए खुलासा किया। इसके तुरंत बाद वह मुड़ी और दूसरों की ओर अपनी आवाज प्रसारित की। हान ली ने बुजुर्ग आदमी और काले कपड़े पहने महिला की ओर अपनी निगाहें डाली और निश्चित रूप से बाओहुआ को जो कहना था उसे सुनने के बाद उन दोनों के चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई दी। इसके विपरीत बाओहुआ की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उनमें उन दोनों को देखकर मुस्कुराने का साहस भी था। बुजुर्ग आदमी और काले कपड़े वाली महिला स्वाभाविक रूप से बेहद गुस्से में थे। यदि ये तथ्य नहीं होता कि वे इतने डरावने दुश्मन का सामना कर रहे थे, तो वे आसानी से पहले ही बाओहुआ पर हमला कर सकते थे। इससे पहले कि उन्हें आगे बात करने का मौका मिले, छोटी लड़की ने उनकी ओर देखा और खिलखिलाकर बोली, क्या आपने सोचा है कि मुझे कैसे मुआवजा दिया जाए? ये कैसा रहेगा? अपनी नवजात आत्माओं को सौंप दें और शायद मैं इसके बाद तृप्त हो जाऊंगी, 1 या 2 और खाऊंगा और मैं तुम में से बाकी लोगों को जाने दूंगा। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि हमारे बीच मतभेद पैदा करने का ऐसा जबरदस्त प्रयास काम करेगा? यदि हम आपको हम में से एक और को मारने की अनुमति देते हैं, तो हम में से बाकी पूरी तरह से आपकी दया पर निर्भर होंगे, बाओहुआ ने तुरंत शांत भाव से उत्तर दिया। हवा में हाथ घुमाया, काले क्रिस्टल में जड़ा हुआ पृथ्वी सम्राट कील तुरंत गायब हो गया, फिर उसकी पकड़ में आ गया। ओह, तो आप मुझसे लड़ने के लिए दृढ़ हैं। आप मेरे एक हमले से बचने में सक्षम थे और यह निश्चित रूप से काफी उल्लेखनीय है। हालांकि आपकी नवजात आत्मा वह नहीं है जिसे मैं अभी सबसे ज्यादा खाना चाहता हूँ, यह उसकी है। उसकी आध्यात्मिक भावना बहुत शक्तिशाली है। मुझे यकीन है कि उसकी नवजात आत्मा मेरे पास मौजूद आत्मा से कहीं अधिक स्वादिष्ट होगी। छोटी लड़की ने हान ली की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ये देखकर हान ली की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और बाओहुआ और अन्य लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। स्टैम्बोरा क्वीन ने अभी जो कहा था, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि हान ली की आध्यात्मिक भावना बाओहुआ की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली थी और यह काफी आश्चर्यजनक था। अगर आपको लगता है कि मेरी नवजात आत्मा खाने के लिए काफी अच्छी होगी, तो आओ और इसे ले आओ, हान ली ने छोटी लड़की की धमकी से पूरी तरह से प्रभावित हुए बिना फीकी मुस्कान के साथ कहा। बाओहुआ और अन्य लोग उसके साहस की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। आखिरकार स्टैम्बोरा क्वीन जैसे डरावने प्राणी के खतरे के सामने हर कोई इतना शांत और लापरवाह नहीं रह सकता। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं तो बुरा मत मानना, छोटी लड़की ने अपने होंठ चाटते हुए और अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए कहा। फिर अचानक एक धुंधली परछाई बनकर उभरी। वह इतनी तेज थी कि वह एक पल में हान ली तक पहुंच गई और वह ये भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि वह वहां कैसे पहुंची। एक काली धधकती मुट्ठी हान ली की छाती में घुस गई और तभी परछाई ठोस हो गई और वह छोटी सी लड़की अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ फिर से उभर आई। हालांकि अगले ही पल उसकी मुस्कान तुरंत फीकी पड़ गई। बिना किसी चेतावनी के हान ली के शरीर से एक हरी रेखा निकली, जिसने छोटी लड़की के शरीर को आधा काट दिया। जहां तक हान ली की बात है, जो अभी अभी उसके मुक्के से मारा गया था, वह अचानक सुनहरी रोशनी की एक गेंद में विस्फोट हो गया। 100 फीट से अधिक दूर एक और हान ली स्थानिक उतार चढ़ाव के बीच बिना किसी अभिव्यक्ति के उभरा। उसके हाथ में एक हरी लंबी तलवार थी जो कानून की शक्तियों के संकेत जारी कर रही थी। तुम्हारी वह तलवार एक गहन स्वर्गीय खजाना है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे हमले से बचने में सक्षम थे। ऐसा लगता है कि तुम्हें नीचे गिराना इतना आसान नहीं होगा। खिलखिलाहट की आवाज गूंज उठी और छोटी लड़की के शरीर के दोनों हिस्सों से खून की एक भी बूंद नहीं गिरी, क्योंकि वे हवा में मंडरा रहे थे, जबकि उसके मुंह के दोनों हिस्से एक अस्थिर मुस्कान में ऊपर की ओर मुड़ गए थे। बुजुर्ग पुरुष और काले कपड़े वाली महिला दोनों ही ऐसे परेशान करने वाले दृश्य को देखकर कांपने से खुद को नहीं रोक सके। ठीक इसी समय बाओहुआ ने अचानक अपने पृथ्वी सम्राट कील को हवा में उछालने के लिए हाथ उठाया, फिर गुलाबी रोशनी की चमक के बीच अचानक गायब हो गई।
उसी समय उसकी आवाज बुजुर्ग आदमी और काले लिबास वाली महिला के कानों में पड़ी। हमें अब कार्रवाई करनी होगी, साथ ही दाओवादी स्टैम्बोरा रानी के शरीर को नष्ट करने के बाद ही हम इस जगह से बच पाएंगे। साथ ही दाओवादी हान और मैं इस क्लोन को बहुत लंबे समय तक रोक नहीं पाएंगे, इसलिए आपको ऐसा करना होगा। जल्दबाजी होती है। बुजुर्ग पुरुष और काले वस्त्रधारी महिला के हाव भाव कई बार बदले, लेकिन एक दूसरे पर नजर डालने के बाद वे केवल अपने दांत पीस सकते थे और नीचे पानी में गिर सकते थे। भले ही वे बाओहुआ द्वारा कीमती फीनिक्स स्पिरिट प्लेट्स के साथ छेड़छाड़ से क्रोधित थे, उनके पास अब उसके साथ काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये देखकर छोटी लड़की की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन एक विशाल कील अचानक उसके शरीर के दोनों हिस्सों के ऊपर दिखाई दी, फिर एक पीले जाल में बदल गई जो उसकी ओर उतरी। कानूनों की अत्यंत दुर्जय शक्ति के विस्फोट के साथ अनगिनत पीले रन जाल से बाहर निकल आए। छोटी लड़की की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी जब उसके शरीर पर अचानक अनगिनत काले धागों का विस्फोट हुआ जो सभी दिशाओं में फैल गए, जिससे वह पीले जाल से बच सकी। ये देखकर हान ली के चेहरे पर एक उग्र भाव प्रकट हुआ और उसने जोर से रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी गहरी स्वर्गीय स्पिरिट स्लैश तलवार भी अनगिनत हरे धागों में बदल गई जो काले धागों के ठीक सामने आने से पहले पतली हवा में गायब हो गई, फिर एक तूफान शुरू कर दिया। क्रूर हमलों का हरे धागों के संपर्क में आने वाले सभी काले धागे तुरंत काली क्यूई के बादलों में विस्फोटित हो गए। हान ली ने एक उंगली आगे की ओर उठाई। इस सारी काली क्यूई को मिटाने के लिए हरे धागों को प्रेरित करने की योजना बनाए, लेकिन ठीक इसी समय काली क्यूई के बादल अचानक छट गए और अगले ही पल छोटी लड़की फिर से कहीं और उभर आई। काली रोशनी की एक चमक उसकी चोटों से पूरी तरह से उबरने के बाद वह एक ठंडी मुस्कान के साथ हान ली की ओर मुड़ी। फिर भी जैसे ही वह किसी प्रकार की क्षमता प्रकट करने वाली थी, अचानक उसके चारों ओर के शुष्क वातावरण में एक अजीब सुगंध फैल गई। इसके तुरंत बाद अनगिनत गुलाबी फूलों की पंखुड़ियां उभरी और आसपास का स्थान अचानक अत्यधिक चिपचिपा हो गया। छोटी लड़की इससे काफी घबरा गई और उसने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक बाओहुआ प्रकाश की एक विशाल गेंद लेकर उसके ऊपर आ गई, जिसे उसने तुरंत ऊपर उठा लिया। प्रकाश का गोला फट गया और उसमें से अनगिनत रन बाहर निकले, जो देखने में बेहद चकाचौंध करने वाले थे। विस्फोट के केंद्र में हरी रोशनी का एक टुकड़ा दिखाई दिया, जो एक छोटे हरे अंकुर में बदल गया, जो पलक झपकते ही एक छोटे पेड़ में बदल गया और अभी भी नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली तीव्र गति से बढ़ रहा था। ऑडियो बुक्स 108 ने इस अध्याय के प्रीमियर रिलीज की मेजबानी की। अचानक बाओहुआ की हथेली पर एक विशाल हरे पेड़ ने आकार ले लिया था। पेड़ की सभी शाखाओं पर गुलाबी रोशनी के धब्बे दिखाई दिए, जो गुलाबी फूलों की कलियों में बदल गए और तुरंत पूरे पेड़ पर फैल गए। बाओहुआ ने फिर एक मंत्र का जाप करना शुरू किया और फूलों की कलियां धीरे धीरे खिली, जिससे हरा पेड़ गुलाबी रंग में बदल गया। गुलाबी फूलों के प्रक्षेपण ने हजारों किलोमीटर के दायरे में पूरे स्थान को भर दिया, जिससे गुलाबी रंग का एक विशाल समुद्र बन गया। यह एक गहन स्वर्गीय आत्मा डोमेन है, छोटी लड़की ने कहा, क्योंकि उसकी मुस्कान अंततः फीकी पड़ गई और उसका चेहरा उग्र हो गया। उसके चेहरे पर अनगिनत ग्रे रून्स उसके चारों ओर दिखाई दिए। आसपास की जगह मुड़ने और विकृत होने लगी और ऐसा लगने लगा कि वह अपनी पूरी ताकत से डोमेन से भागने की कोशिश कर रही थी। पूरा क्षेत्र भी हिंसक रूप से कांपने लगा, मानो वह खुद को एक साथ रखने के लिए संघर्ष कर रहा हो। बाओहुआ के चेहरे पर एक जरूरी भाव दिखाई दिया जब वह जल्दी से चिल्लाए, अभी हमला करो, साथी दाओवादी हान। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हो गई, उसने पेड़ की एक शाखा पकड़ ली और नीचे छोटी लड़की की ओर मारने से पहले उसे फाड़ दिया। शाखा पर मौजूद सभी विशाल फूल तुरंत 5 रंग के फूलों में बदल गए, जो एक झटके में गायब हो गए, जबकि छोटी लड़की ने दर्द भरी चीख निकाली, क्योंकि उसकी एक बांह अचानक गायब हो गई थी। उसी समय बाओहुआ के हाथ की शाखा भी गायब हो गई थी। हालांकि अगले ही पल छोटी लड़की काली रोशनी की चमक के बीच एक बिल्कुल नया हाथ उगाने में सक्षम हो गई।
बाओ हुआ ने तुरंत पेड़ से 2 और शाखाएं तोड़ दी और उन्हें भी छोटी लड़की की ओर फेंक दिया। अगले ही पल छोटी लड़की की दोनों बाहें एक साथ गायब हो गईं। छोटी लड़की की आंखों में एक क्रूर भाव उभर आया और उसने एक ही बार में अपनी दोनों भुजाएं वापस कर ली। इस बीच हान ली गंभीर अभिव्यक्ति के साथ हाथ की सील बना रहा था और उसके शरीर के भीतर तुरंत दरारें और चबूतरे की एक श्रृंखला फूट पड़ी। फिर उसकी पूरी त्वचा पर बैंगनी सुनहरे रंग की शिल्कों की एक श्रृंखला दिखाई देने लगी और उसके माथे पर एक छोटा सींग उभर आया। उसी समय उसके शरीर से 2 समान सिर और 4 अतिरिक्त सुनहरी भुजाएं भी निकली। तीनों सिरों ने एक साथ जोरदार गर्जना की और प्रत्येक सिर के ग्लैबेला पर एक तीसरी राक्षसी आंख खुल गई, जिसके भीतर बैंगनी सुनहरी रोशनी चमक रही थी। हान ली ने अपनी पवित्र निर्वाण काया को अधिकतम सीमा तक प्रकट कर दिया था। उसकी आभा पहले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गई थी और उसने दूरी में फंसी छोटी लड़की की ओर बुरी तरह से मारने से पहले अपनी प्रोफाउंड हेवनली स्पिरिट / तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 2238 स्टैम्बोरा रानी के विरुद्ध युद्ध 2 अध्याय 2238 स्टैम्बोरा रानी के विरुद्ध युद्ध 2 एक विस्फोट हुआ और हान ली के सामने का स्थान अचानक ढह गया क्योंकि आसपास के क्षेत्र में दुनिया की उत्पत्ति की हुई एक उन्माद में हरी तलवार में फंस गई, जिससे एक भयानक प्रलय जैसी आभा निकल गई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये पहली बार था कि ग्रैंड असेंशन स्टेज पर पहुंचने के बाद हान ली ने अपनी प्रोफाउंड हेवनली स्पिरिट / तलवार की पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। एक हरे रंग की अर्धचंद्राकार तलवार ढही हुई जगह से उड़ गई और अनगिनत पारभासी दौड़ें उन्माद में उसकी सतह से बाहर निकल गईं। ढही हुई जगह और हरा अर्धचंद्र एक साथ विस्फोटित हो गया और अनगिनत रून्स और हरी रोशनी ने मिलकर अचानक गायब होने से पहले एक लंबे, लगभग पारदर्शी धागे का निर्माण किया। पारभासी धागा बहुत सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह प्रकट हुआ, पूरा आकाश धुंधला हो गया और आसपास का स्थान लयबद्ध तरीके से घूमने लगा। सारा स्थान पारभासी धागे की ओर झुक रहा था, मानो वह श्रद्धा से झुक रहा हो। असंभव, ये कानूनों का एक जाल है, छोटी लड़की ने कहा। उसके चेहरे पर एक स्तब्ध भाव दिखाई दिया और जब उसने हड्डी के कवच का एक सूट पहना था जो अनगिनत तेज कीलों से भरा हुआ था, तो अचानक उसके शरीर पर काली आग की एक परत उभर आई। काली लपटों के भीतर अनगिनत भूरे रंग के रन लगातार उभर रहे थे और प्रत्येक हड्डी का स्पाइक सेट की तरह पारदर्शी था। कवच की सतह पर अनगिनत चांदी के पैटर्न देखे जा सकते थे और अगले ही पल स्थानिक उतार चढ़ाव के बीच पारभासी धागा छोटी लड़की के ठीक सामने उभर आया। वह आत्मा के प्रभाव में स्थिर हो गई थी, इसलिए वह केवल ये देख सकती थी कि कानूनों का धागा उसकी ओर बढ़ रहा है। उसका अस्थि कवच और काली लपटों की वह परत पारभासी धागे में थोड़ी बाधा उत्पन्न करने में कामयाब रही, लेकिन अंत में वे दोनों टूट गए। छोटी लड़की ने दर्द भरी चीख निकाली क्योंकि उसके शरीर को कमर के बीच से आधा काट दिया गया था और अचानक उसके पूरे शरीर पर पतले पतले घाव दिखाई देने लगे, इससे पहले कि वह अनगिनत टुकड़ों में बंट गई। अच्छा, बाओ हुआ ये देखकर बहुत खुश हुई और उसने तुरंत एक हाथ की मुहर लगाई, जिस पर विशाल पुष्प वृक्ष सिकुड़कर लगभग आधा फुट लंबा रह गया। फिर लघुचित्र से इंद्रधनुषी प्रकाश का प्रभामंडल उभर कर सामने आया। पेड़ और बाओ हुआ ने उसे नीचे हवा में तेजी से घुमाने से पहले पकड़ लिया। पेड़ की शाखाएं और अनगिनत फूल तुरंत सूख गए और साथ ही छोटी लड़की के कटे शरीर के टुकड़ों के चारों ओर अनगिनत विशाल लाल रंग के फूल दिखाई देने लगे। प्रत्येक लाल फूल ने मांस के एक टुकड़े को ढकने से पहले अपनी पंखुड़ियां खोली, फिर गुलाबी रोशनी की गेंदों में विस्फोट हो गया। एक बार जब सभी विस्फोट समाप्त हो गए, तो छोटी लड़की के शरीर पर कुछ भी नहीं बचा। इस बिंदु पर बाओ हुआ के लघु वृक्ष ने स्पष्ट रूप से अपनी सारी शक्ति समाप्त कर ली थी और वह पतली हवा में गायब होने से पहले कांपने लगा। संपूर्ण स्पिरिट डोमेन भी विघटित होने से पहले हिंसक रूप से बढ़ा। इस प्रकार हान ली और बाओ हुआ ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो इस स्थान पर बचे थे।
मैंने नहीं सोचा था कि आप कानूनों का एक धागा खोलने में सक्षम होंगे, भाई हान। आपके गहन स्वर्गीय खजाने पर आपकी महारत वास्तव में असाधारण है, बाओहुआ ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा। तो उस चीज को कानूनों के धागे के रूप में जाना जाता है। जैसा कि अपेक्षित था, यह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है जिसे मैं अतीत में उजागर करने में सक्षम था। हान ली ने अपनी हरी लॉन्गस्वॉर्ड पर नजर डालते हुए सोचा। ये सुनकर बाओहुआ आश्चर्यचकित रह गया। क्या आप पहली बार उस सूत्र को प्रकट कर रहे हैं, फिलोडाओइस्ट हान? वास्तव में ये है। मैं अभी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार इस गहन स्वर्गीय खजाने की शक्ति को अधिकतम करने की कोशिश कर रहा था, हान ली ने उत्तर दिया। मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि यह गहन स्वर्गीय खजाना शुरू से ही आपके शरीर के भीतर पोषित हुआ हो? अन्यथा गहन स्वर्गीय खजाने का उपयोग करके कानूनों के एक सूत्र को प्रकट करना लगभग असंभव है। गहन के अनगिनत मालिक बाओहुआ ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। स्वर्गीय खजाने ने 100,000 से अधिक वर्षों से अपने खजाने को परिष्कृत और पोषित किया है, लेकिन वे अभी भी कानूनों का एक धागा भी समझने में असमर्थ हैं। तब ऐसा लगता है कि मैं काफी भाग्यशाली था। इसकी तुलना में मुझे प्रोफाउंड हेवनली स्पिरिट डोमेन में अधिक रुचि है। क्या आप मुझे इसके बारे में बता पाएंगे? हान ली ने पूछा। ये गहन स्वर्गीय आत्मा डोमेन एक ऐसी चीज है जिसे मैं अनगिनत प्रयासों और एक अपूर्ण प्राचीन ग्रंथ को संदर्भित करने के बाद ही प्राप्त करने में कामयाब रहा। हालांकि अभी भी कई हिस्से हैं जिन्हें और अधिक परिशोधन की आवश्यकता है, और इसकी तुलना एक सच्चे स्पिरिट डोमेन से नहीं की जा सकती। यदि आपकी रुचि है, मुझे आपको इसके बारे में कभी बताने में खुशी होगी, बाओहुआ ने उत्तर दिया। ये बहुत अच्छा होगा। इसे अभी के लिए अलग रखते हुए, क्या हम वास्तव में स्टैम्बोरा क्वीन के क्लोन को नष्ट करने में कामयाब रहे हैं? ऐसा क्यों है कि मैं अभी भी असहज महसूस करता हूँ? हान ली ने भौहें सिकोड़कर पूछा। स्टेम्बोरा क्वीन का एक क्लोन वास्तविक स्टेम्बोरा क्वीन जितना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह हमारे संयुक्त हमलों से बच सके। हालांकि मेरे दिल में बेचैनी की भावना कम नहीं हुई है, यह तो, बाओहुआ ने कहा और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी हो गई। क्या इसका मतलब यह है कि क्लोन वास्तव में मरा नहीं है, बल्कि अपनी चोटों के कारण हमारे सामने आने में असमर्थ है? हान ली ने पूछा। मुझे डर है कि संभवतः यही मामला है, बाओहुआ ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया। किसी भी मामले में यह अच्छी बात है कि हम क्लोन को गंभीर रूप से घायल करने में कामयाब रहे। आइए इस अवसर का उपयोग स्टेम्बोरा क्वीन के शरीर को खोजने के लिए करें, हान ली ने कहा। बाओहुआ के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। फिर भी जैसे ही वह जवाब देने वाली थी, अचानक उस जगह से एक तेज आवाज आई जहां छोटी लड़की कुछ समय पहले गायब हो गई थी। आपको लगता है कि आप अब सुरक्षित हैं क्योंकि आपने सटिम 1 को हरा दिया है? क्या मजाक है? सटिम 2 अब कुछ मजा करेगा। जैसे ही आवाज धीमी हुई, एक विशाल पंजा ऊपर दिखाई दिया और हान ली और बाओहुआ को बुरी तरह से पकड़ लिया। पंजे ने अपनी 5 उंगलियां फैलाई, वस्तुतः पूरे आकाश को घेर लिया, और प्रत्येक पंजे की लंबाई 100 फीट से अधिक थी और उनके नुकीले सिरे से नीला प्रकाश चमक रहा था। N0Well_Bing ने इस अध्याय के प्रीमियर रिलीज की मेजबानी की। जैसे ही पंजे हवा में घूमे, तुरंत 5 लंबी स्थानिक दरारें दिखाई दी, जैसे कि पूरा आकाश फट गया हो। धीरे करो, सटिम 2, सटिम 3 के लिए भी कुछ मजा बचाकर रखो। एक और बेचैन कर देने वाली आवाज सभी दिशाओं में गूंजी। जैसे ही हान ली ने यह आवाज सुनी, उसके कानों में अचानक हंसी की गूंज सुनाई दी, जो एक महिला की मोहक हौंफने जैसी थी। उसकी चेतना अनजाने में एक पल के लिए फीकी पड़ गई और उसकी हरकतें भी लड़खड़ा गईं। उसी समय भूरे रंग का एक विशाल बोल्ट ऊपर से बिजली उसकी ओर गिरती हुई गिरी। हान ली की विशाल आध्यात्मिक समझ के साथ वह अपने भटकाव के क्षण से लगभग तुरंत उबरने में सक्षम था, और ऊपर की ओर भूरे बिजली को देखकर उसकी अभिव्यक्ति तुरंत थोड़ी बदल गई। उसने जल्दी से अपने हरे रंग की लंबी तलवार को वापस ले लिया।
अपने ऊपर के विशाल पंजे की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए उसने लगभग 1 दर्जन समान प्रक्षेपणों को देखा जो सभी दिशाओं में घूम रहे थे। हालांकि अनुमानों की ओर बढ़ने से पहले धूसर बिजली का बोल भी उतनी ही संख्या में चापों में विभाजित हो गया जैसे कि उसका अपना कोई दिमाग हो। ठीक इसी क्षण बाहुआ ने एक भयंकर चीख निकाली और उसका पृथ्वी सम्राट कील ऊपर विशाल पंजे की ओर टकराने से पहले 10,000 फीट से अधिक आकार का हो गया। जवाब में विशाल पंजे ने 5 विशाल नीला ब्लेड प्रक्षेपण जारी किए जो विशाल कील से पूरी तरह से अप्रभावित प्रतीत होते हुए क्रूर ताकत के साथ नीचे गिर गए। जैसे ही कील और ब्लेड के प्रक्षेपण आपस में टकराए, एक पृथ्वी विध्वंसक विस्फोट हुआ और दोनों हमलों की शक्ति समान रूप से मेल खाती हुई दिखाई दी। इस बीच धूसर बिजली लगातार हान ली के प्रक्षेपणों का पीछा कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि बिजली तब तक फीकी नहीं पड़ेगी जब तक कि वह अपने लक्ष्य को नहीं मार देती। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह भयावह बिजली मुझे नीचे गिराने के लिए पर्याप्त होगी? हान ली की क्रोधित आवाज सभी प्रक्षेपणों से निकली और उनमें से प्रत्येक ने सुनहरी बिजली का एक बोर छोड़ा जो तुरंत विघटित होने से पहले ग्रे बिजली से टकरा गया। जहां तक भूरे बिजली की बात है, यह इस तथ्य के अलावा पूरी तरह से अप्रभावित रही कि यह थोड़ी मंद हो गई थी और यह हान ली के अनुमानों की ओर बढ़ती रही। जैसे ही प्रक्षेपण धूसर बिजली के संपर्क में आए, पूर्व ने अनगिनत सुनहरे धावों में स्वयं विस्फोट कर दिया जो धूसर बिजली के साथ समान रूप से मेल खाते हुए प्रतीत होते थे। हालांकि प्रक्षेपणों में से एक असली हान ली था और बैंगनी सुनहरी रोशनी उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी क्योंकि उसने ग्रे बिजली के आने वाले बोल्ट पर एक भयानक मुक्का मारा था। जैसे ही प्रकाश का एक सफेद खंभा धूसर बिजली से टकराने के लिए खुला, पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई। जैसे ही बिजली प्रकाश के सफेद खंभे के संपर्क में आई, वह पूरी तरह से सफेद रोशनी से भस्म हो गया, जैसे कि उसे अपने अस्तित्व के अभिशाप का सामना करना पड़ा हो। हालांकि हान ली के शरीर पर उगने वाली बैंगनी सुनहरी रोशनी भी काफी कम हो गई, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि उसने उस हमले को अंजाम देने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की थी। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 2239 स्टैम्बोरा रानी के विरुद्ध लड़ाई 3 अध्याय 2239 स्टैम्बोरा रानी के विरुद्ध लड़ाई 3 कितना शक्तिशाली भौतिक शरीर है। मुझे आश्चर्य है कि इसकी तुलना सटिम 2 से कैसे की जाती है। ये देखकर बेचैन आवाज में आश्चर्य की झलक आ गई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हान ली ने अपनी नजरें नीचे की ओर घुमाई और पाया कि नीचे पानी की सतह पर एक पूरी तरह से पारभासी बीटल जैसा कीट दिखाई दे रहा था, जो ऐसा लग रहा था मानो ये तरल पदार्थ से बना हो। इस कीड़े की लंबाई 100 फीट से अधिक थी और इसके पूरे शरीर पर अलग अलग आकार की आंखें थीं, जो देखने में बहुत ही डरावना दृश्य पेश करती थी। परेशान करने वाली आवाज किसी और से नहीं बल्कि उस कीड़े से आ रही थी और उसके उल्लेखनीय रूप से लंबे महसूस करने वाले जोड़े के बीच भूरे घातक बिजली के चाप चमक रहे थे। हान ली ने चिंतित भाव से कीड़ों और भयानक बिजली को देखा, फिर अचानक बाहुआ की ओर देखा। इस समय बाहुआ हाथ की मुहरों की एक स्ट्रिंग बना रहा था और विशाल पृथ्वी सम्राट कील उसके आदेश पर ऊपर विशाल पंजे से टकरा रहा था। विशाल पंजा बेहद डरावना था, लेकिन उसका मालिक ऊपर काले बादलों के भीतर छिपा रहा। यहाँ तक कि केवल एक पंजे के साथ इसने गहन स्वर्गीय खजाने, जो कि पृथ्वी सम्राट कील था, पर थोड़ी बढ़त हासिल कर ली थी। विशाल पंजे को देखकर हान ली उन टूटे हुए हथियारों को याद करने से खुद को रोक नहीं सका, जो उसने हॉल के प्रवेश द्वार पर देखे थे, जहां गठन कोर स्थित था। बड़े आकार के अंतर के अलावा पंजा उस पंजे के निशान के साथ पूरी तरह से समवर्ती था जो हाइजेनिक प्लेटिनम के टुकड़े पर लगाया गया था, इसलिए संभवतः इसका मालिक वही था जिसने सभी गार्डों को मार डाला था। पृथ्वी सम्राट कील हवा के तेज झोंकों के साथ हवा में उछल रहा था, जबकि विशाल पंजा सफेद स्थानिक दरारें पैदा कर रहा था हर एक स्वाइप के साथ, और दोनों पूरी तरह से गतिरोध में थे। हालांकि बाहुआ के थोड़े पीले रंग को देखते हुए
ये स्पष्ट था कि वह लगातार अर्थ एम्परर नेल का उपयोग करके खुद को परेशान कर रही थी और वह इसे अधिक समय तक बरकरार नहीं रख पाएगी। निर्णय लेने से पहले हानली क्षण भर के लिए झिझके। भाई जी, मैं इस कीड़े को आपके पास छोड़ दूंगा। मैं पहले बाओ हुआ को उसके दुश्मन की देखभाल करने में मदद करने जा रहा हूँ। चांदी की बिजली की चमक के बीच दाओवादी जी हानली के पीछे उभरा और कहा, ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। इस कीट की आध्यात्मिक इंद्रिय गुप्त तकनीक और घातक बिजली दोनों काफी शक्तिशाली हैं, लेकिन वे मेरे खिलाफ बहुत प्रभावी नहीं होंगे। युद्ध शुरू होते ही उसे हानली द्वारा अंतरिक्ष में छिपने का निर्देश दिया गया था और अब वह हानली के आदेश पर फिर से प्रकट हुआ। जैसे ही दाओइस्ट सी प्रकट हुआ, वह तुरंत एक विशाल सुनहरे केकड़े में बदल गया जिसका आकार हजारों एकड़ था। विशाल केकड़े ने अपना विशाल चिमटा उठाया और बिजली की अनगिनत गेंदें पारदर्शी कीट की ओर गिरने से पहले तेजी से भौतिक हो गईं। बिजली के ये सभी गोले न केवल आश्चर्यजनक रूप से विशाल थे, बल्कि उनके भीतर अनगिनत चांदी की किरणें भी चमक रही थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि पारभासी कीट इस हमले से क्रोधित हो गया था और उसने बिजली की गेंदों से टकराने के लिए अपने महसूस करने वालों के साथ ग्रे बिजली के अनगिनत चाप छोड़ने से पहले एक तेज चीख छोड़ी। दो प्रकार की बिजली प्रचंड शक्ति के साथ फूटी, जिससे पूरा आकाश धूसर और चांदी में हो गया। समूचा क्षेत्र भयंकर रूप से कांप उठा और धीरे धीरे अत्यधिक गर्म हो गया। सुनहरे केकड़े के विशाल फ्रेम के बावजूद ये लगातार बिजली के गोले छोड़ते हुए तेजी से हवा में उड़ने में सक्षम था, लेकिन इसने ये सुनिश्चित किया कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के संपर्क में न आए। पारभासी कीट हवा में लपेटे हुए ढंग से चमक रहा था और जैसे ही उसने ऐसा किया, वह चांदी की बिजली की गेंदों को चकनाचूर करने के लिए लगातार ग्रे बिजली के बोल्ट भी छोड़ रहा था। जहां तक आध्यात्मिक इंद्रिय गुप्त तकनीक की बात है, जिसमें वह सबसे अधिक निपुण था, वह कठपुतली के खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी थी। दूसरी तरफ हानली ने अपनी हरी लॉन्गस्वॉर्ड और प्रोवेंस ट्रू डेविल प्रोजेक्शन को फिर से जारी कर दिया था, जिससे विशाल पंजे की ओर पहाड़ी तलवार के प्रक्षेपण की एक श्रृंखला खुल गई। हानली की सहायता से बाओ हुआ को बहुत ऊर्जा मिली और एक विशाल गुलाबी फूल पकड़े हुए एक छोटी गुलाबी मानव आकृति अचानक उसके सिर के ऊपर से उभरी। लघु मानव आकृति ने प्रकाश का गुलाबी प्रभामंडल छोड़ने के लिए अपना मुंह खोला, जो ऊपर काले बादलों की ओर बढ़ने से पहले आकार में काफी बढ़ गया। विशाल पंजे का मालिक इस पूरे समय उन बादलों में छिपा हुआ था और हानली की सहायता से बाओ हुआ अंततः बादलों के भीतर सीधे हमला करने में सक्षम था। नीचे पानी में एक अथाह खाई के भीतर बुजुर्ग आदमी और काली पोशाक वाली महिला अपनी आंखों में आश्चर्य के साथ एक वस्तु को घूर रहे थे। वस्तु रसातल के सबसे गहरे भाग में पड़ी थी और यह कीड़ों के अवशेषों का एक विशाल समूह था जो जेड के समान सफेद और 10,000 फीट से अधिक लंबा था। शव पूरी तरह से शांत था, लेकिन उससे भयानक आभा और भूरे प्रकाश की परत निकल रही थी। यह आभा उस छोटी लड़की द्वारा जारी की गई आभा के समान थी, लेकिन सूक्ष्म मायनों में ये कुछ अलग थी। क्या वह स्टेम्बोरा रानी का शरीर है? काले लिबास वाली महिला ने झिझकते हुए पूछा। बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया, ऐसा ही होना चाहिए। स्टेम्बोरा रानी के अलावा मैं ऐसे किसी भी प्राणी के बारे में नहीं सोच सकता जिसके अवशेष इतनी भयानक आभा छोड़ेंगे। यहाँ तक कि जिस शरीर को हमने पहले नष्ट कर दिया था, उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। इस शव की उपस्थिति से पता चलता है कि स्टेम्बोरा रानी का शरीर बहुत पहले ही नष्ट हो चुका होगा। तो वह कौन सी चीज थी जिसका हमें अभी सामना करना पड़ा? क्या ऐसा हो सकता है कि यह पहले से ही एक सच्चा अमर बन गया है और इसकी आत्मा अनंत काल तक जीवित रह सकती है बिना बर्तन के भी? काले वस्त्र वाली महिला ने अनुमान लगाया। मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन किसी भी मामले में हमारा मिशन पूरा हो गया है और यह निश्चित रूप से हमारे लिए एक अच्छी बात है। इसकी आत्मा अभी भी क्यों पनपने में सक्षम है? इसका संभवतः इस शव से कुछ लेना देना है, बुजुर्ग व्यक्ति ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, तो यह निश्चित रूप से काफी संभव है।
मैंने सुना है कि कुछ प्राचीन गुप्त तकनीकें हैं जो ऐसा कर सकती हैं, किसी को अपने संपूर्ण सार को अपने शरीर के एक हिस्से पर केंद्रित करने की अनुमति दे। यदि स्टेम्बोरा रानी ने नष्ट होने से पहले ऐसी गुप्त तकनीक का उपयोग किया था, तो उसकी आत्मा कुछ समय तक जीवित रहने में सक्षम होनी चाहिए। उस स्थिति में आइए इस शव को नष्ट कर दें, काले कपड़े पहने महिला ने कहा, और उसकी आंखों में हत्या के इरादे का संकेत उभर आया। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने पकड़ने की हरकत की और पहले वाला वही स्याह काला भाला उसकी पकड़ में आ गया। पकड़ना। बुजुर्ग व्यक्ति के मन में अचानक एक विचार आया और उसने झट से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काला भाला काली बिजली के बोल्ट की तरह विशाल शव पर गिरा। शव के सिर पर प्रहार किया और सभी दिशाओं में बिजली की अनगिनत पतली किरणें बिखेर दी। हालांकि काली बिजली फीकी पड़ने के बाद शव का सिर पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया। असंभव। मेरा ये भाला कोई गहन स्वर्गीय खजाना नहीं है, लेकिन कोई भी शीर्ष श्रेणी का खजाना इसकी शक्ति की तुलना भी नहीं कर सकता, काले वस्त्रधारी महिला ने आश्चर्यचकित होकर कहा। ठीक इसी क्षण शव से चमचमाती रोशनी फूट पड़ी और अनगिनत सुनहरे और चांदी के रन उसके चारों ओर घूमने से पहले बाहर निकल आए। इन अवशेषों में कुछ गड़बड़ है, बुजुर्ग व्यक्ति चिल्लाया, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और उसने तुरंत अपने असंख्य जानवर बैच को हवा में उछाल दिया, जो एक चमकदार जेड गेट में बदल गया। फिर उसने जल्दी से एक हाथ की मुहर बनाई और अनगिनत जानवरों के प्रक्षेपण उन्माद में जेड गेट से बाहर निकल गए। काले वस्त्र वाली महिला भी बहुत चिंतित थी, क्योंकि उसने दोनों हाथ हवा में उठाए और बैंगनी काली कांटेदार जीभ वाले 9 सिर वाले काले सांप को बुलाया। प्रक्षेपण ने अपने 9 मुंह खोले और शव की ओर बैंगनी शैतानी लपटों का विशाल विस्तार भेजा। बैंगनी रंग की लपटों से एक अजीब सी गंध आने लगी और आसपास का स्थान तुरंत काला हो गया, मानो वह आग की लपटों से दूषित हो गया हो। अपने भाले से शव को नष्ट करने में असफल होने के बाद काले वस्त्र वाली महिला ने तुरंत अपना एक और तुरुप का पत्ता खोल दिया था, जो कि उसकी राक्षसी दूषित लपटें थीं। इन लपटों को कई क्षेत्रों से 81 प्रकार की बेहद जहरीली क्यूई से परिष्कृत किया गया था, और अगर किसी व्यक्ति को सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी इसकी भनक लग जाए, तो वे तुरंत नष्ट हो जाएंगे। जहां तक उन जीवित प्राणियों की बात है जो इन लपटों के संपर्क में आए, न केवल उनके शरीर गंदे तरल में विघटित हो जाएंगे, बल्कि उनकी आत्माएं भी दूषित हो जाएंगी, जिससे उनके लिए पुनर्जन्म लेना असंभव हो जाएगा। ये लपटें हमेशा काले वस्त्र वाली महिला के लिए सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह एक सीमित संसाधन था, इसलिए जितना अधिक वह उपयोग करती थी, उतना ही कम वह छोड़ती थी। इस प्रकार उसने ये तुरुप का पत्ता तभी खोला जब ऐसा करना नितांत आवश्यक था। बैंगनी आग की लपटों और अनगिनत जानवरों के प्रक्षेपणों के समुद्र ने तुरंत शव को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया, लेकिन शव में अचानक हलचल होने लगी और वह अस्थिर तरीके से बड़बड़ाने लगा, और उसने अदृश्य शक्ति का विस्फोट करते हुए अचानक अपनी दोनों भुजाओं को हिलाया। N0B3L नन ने ऑडियो बुक्स 108 पर इस अध्याय की पहली प्रस्तुति की मेजबानी की। सभी शैतानी लपटे और जानवर के प्रक्षेपण शव से कई 10 फीट की दूरी पर रखे गए थे, जैसे कि उन्होंने किसी अभेद्य दीवार पर हमला किया हो। जानवर के प्रक्षेपण एक के बाद एक स्वयं विस्फोटित हो गए, जबकि शैतानी आग की लपटें उन्मादी रूप से भड़क उठी, लेकिन उन सभी को मजबूती से बाहर रखा गया। इस बीच शव लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा होकर चिल्लाता रहा। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 2240। भयावह शव अध्याय 2240। भयावह शव। जल्दी, हमें अब इसे खत्म करना होगा। इसकी आभा अधिक से अधिक शक्तिशाली होती जा रही है, इसलिए इसे अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करना होगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने चिल्लाते हुए अपनी आध्यात्मिक भावना को शव की ओर बढ़ाया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इसके बाद वह 1000 फीट से अधिक दूरी पर फिर से प्रकट होने से पहले मौके पर ही गायब हो गया। इसके तुरंत बाद उसने अपने सिर के ऊपर एक हाथ रखा, जिससे नीली रोशनी का विस्फोट हुआ, जिसके भीतर एक लघु मानव आकृति बैठी थी जो पूरी तरह से उसके समान थी।
जैसे ही लघु मानवीय आकृति प्रकट हुई, उसके शरीर से नीले मोतियों की एक माला उड़ गई। प्रत्येक मन का केवल अंगूठे के आकार के आसपास था, लेकिन वे त्रुटिहीन रूप से अत्यंत गहरे नीले रंग के थे, चिकनी सतहें। अचानक बुजुर्ग व्यक्ति के आदेश पर मोती वैगन के पहियों के आकार की रोशनी की गेंदों में बदल गए, फिर विनाशकारी बल के साथ विशाल शव की ओर उड़ गए। जहां तक काले वस्त्रधारी महिला की बात है, उसने गहरे लाल रंग की धुंध के बादल में बदलने से पहले अपने दांत पीस लिए, जो उसके पीछे 9 सिर वाले सांप के प्रक्षेपण में गायब हो गया। इसके तुरंत बाद रसातल के भीतर दुनिया की उत्पत्ति की हुई एक उन्माद में 9 सिर वाले सांप के प्रक्षेपण में बढ़ गई, जिससे इसे तुरंत एक बड़ा रूप लेने की अनुमति मिली। इस रूप में सांप के पास चमकदार रंगीन तराजू थे, लेकिन उसके 9 सिर खून की तरह लाल थे, और उसने बैंगनी शैतानी लपटों को छोड़ने के लिए एक बार फिर से अपने गुफाओं वाले मुंह खोले, जो पहले की तुलना में कई गुना अधिक शुद्ध थे। भले ही शव ने अभी तक कोई हमला नहीं किया था, लेकिन उसके द्वारा दिए जा रहे दबाव की भावना ने उन दोनों को पूर्वाभास की प्रबल भावना से प्रभावित किया। शव अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी सामान्य स्थिति में नहीं आया है, क्योंकि उसकी हरकतें अभी भी काफी अजीब और कुत्सित थीं। नीली रोशनी की दर्जन भर गेंदें शव के पास की अदृश्य दीवार से टकराईं, जिससे पृथ्वी को चकनाचूर करने वाले विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिससे सभी दिशाओं में शक्तिशाली सदमे की लहरें उठीं। ये प्रकाश के गोले उतने उल्लेखनीय नहीं लग रहे थे, लेकिन ये सभी अविश्वसनीय शक्ति से ओतप्रोत थे। शव ने खुद को बचाने के लिए अपनी भुजाएं उठाईं, लेकिन फिर भी प्रकाश की प्रत्येक गेंद के विस्फोट के कारण उसे एक कदम पीछे हटना पड़ा। लगातार लगभग 1 दर्जन कदम पीछे हटने के बाद इसके चारों ओर की अदृश्य दीवार अंततः टूट गई, और इसके चिकने जैद जैसे अग्रभाग तेजी से अनगिनत पतली दरारों से छलनी हो गए। इससे पहले कि शव को कुछ करने का मौका मिलता, 9 सिर वाला सांप भी आग की 9 श्रृंखलाओं में परिवर्तित होने से पहले आ गया, जिसने खुद को विशाल शव के चारों ओर कसकर बांध लिया। लपटों की बैंगनी काली श्रृंखलाएं अविश्वसनीय रूप से संक्षारक आभा छोड़ रही थीं, जिससे तुरंत शव पर गहरे काले घाव पड़ गए। प्रकाश की दर्जन भर गेंदें भी सभी दिशाओं से शव पर बमबारी करने लगी। उनके संयुक्त हमलों के सामने विशाल शव को पीछे के पैर पर धकेल दिया गया था, और बुजुर्ग पुरुष और काले कपड़े पहने महिला दोनों ये देखकर खुश थे। ठीक इसी समय स्थानिक उतार चढ़ाव के बीच विशाल शव के ऊपर एक नाजुक आकृति दिखाई दी। बुजुर्ग आदमी और काले कपड़े पहने महिला ने अपनी नजरें छोटी सी आकृति पर केंद्रित की, और उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। वह छोटी आकृति कोई और नहीं बल्कि स्टेम्बोरा रानी की आत्मा से बनी छोटी लड़की थी। क्या उसे बाव हुआ और अन्य लोगों द्वारा दूर नहीं रखा जा रहा था? वह अचानक यहाँ कैसे प्रकट हो गई? बुजुर्ग आदमी और काले कपड़े वाली महिला केवल छोटी लड़की से बेहद सावधान रहते हुए ही शव पर हमला करना जारी रख सकते थे। छोटी लड़की का चेहरा पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से पीला पड़ गया था, और उसने बुजुर्ग आदमी और काले कपड़े पहने महिला को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वह कानों को बहुत अच्छी आवाज में कुछ कहने से पहले शव की ओर मुड़ी। हालांकि न तो बुजुर्ग आदमी और न ही काले लिबास वाली महिला समझ पा रही थी कि वह क्या कह रही है। छोटी लड़की की बात सुनने के बाद शव के चारों ओर सफेद रोशनी की एक परत दिखाई दी, और उसने जलती हुई जंजीरों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए प्रकाश की नीली गेंदों के हमलों के माध्यम से अपना सिर उठाया। फिर उसने अपनी नजर छोटी लड़की पर केंद्रित की और उसी अज्ञात भाषा में उत्तर दिया। एल1 टलागून ने ऑडियो बुक्स 108 पर इस अध्याय का पहला प्रकाशन देखा। विशाल शव लापरवाही और जल्दबाजी में बोल रहा था, लेकिन छोटी लड़की बहुत अप्रसन्न लग रही थी, और उसकी आवाज अचानक कुछ सप्तक तक बढ़ गई, जैसे कि वह शव के साथ बहस कर रही हो। बुजुर्ग आदमी और काली पोशाक वाली महिला ये देखकर काफी हैरान थे, लेकिन वे इस मौके का फायदा उठाकर शव पर और भी तेजी से हमला कर रहे थे। नीली रोशनी की गेंदें लगभग दोगुनी गति से तेज हो गईं और टूटते तारों की श्रृंखला की तरह शव के चारों ओर उड़ने लगी। इस बीच आग की श्रृंखलाओं की सतहों से तेज कीलें निकली,
जो शव में गहराई तक समा गईं और काफी तेज गति से उसका क्षरण कर रही थी। बेशक शव और छोटी लड़की की ओर से संभावित प्रतिशोध के खिलाफ एहतियात के तौर पर बुजुर्ग आदमी और काले कपड़े पहने महिला पीछे की ओर सरक रहे थे। हालांकि उनके लिए बहुत कुछ आश्चर्य की बात है, शव ने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और केवल उस अज्ञात भाषा में छोटी लड़की के साथ संवाद करना जारी रखा। छोटी लड़की बहुत आग्रहपूर्ण और उत्तेजित थी, जबकि शव बहुत शांत था और लगभग थोड़ा आत्मसंतुष्ट था, जिससे एक बहुत ही अजीब विरोधाभास पैदा हो रहा था। अचानक छोटी लड़की के चेहरे पर एक उग्र भाव प्रकट हुआ और उसने अपनी उंगली नीचे की ओर की। उसकी उंगलियों पर काली रोशनी का एक धब्बा दिखाई दिया और यह बेहद उज्जवल होते हुए आकार में नाटकीय रूप से बढ़ गया, जैसे कि यह आसपास के क्षेत्र के सभी प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। पूरे पानी के नीचे की गहराई में दुनिया की सभी मूल कीवी एक उन्माद में बदल गई और कानूनों की बेहद डरावनी शक्ति का विस्फोट हुआ। ये समय का नियम है। बुजुर्ग व्यक्ति की नवजात आत्मा उसके सिर के शीर्ष पर बैठी थी और तुरंत उसके चेहरे पर एक भयावह रूप दिखाई दिया। जहां तक उस 9 सिर वाले सांप की बात है, जो काले वस्त्रधारी महिला में तब्दील हो गया था, उसने तुरंत अपने मुंह में जलती हुई 9 जंजीरों को तोड़ दिया, फिर कई हजार फीट पीछे जाकर अंततः सावधान होकर रुक गया। अकेले भागने से छोटी लड़की का ध्यान आकर्षित हो सकता है और वह गंभीर संकट में पड़ सकती है, अन्यथा काले कपड़े वाली महिला पूरी तरह से घटनास्थल से भाग गई होती। छोटी लड़की द्वारा अपने समय के नियम को उजागर करने के बाद विशाल शव थोड़ा कांपने लगा और वह थोड़ी तेजी से बोलने लगा। छोटी लड़की से थोड़ा सावधान लग रहा था। छोटी लड़की ने भी अधिक आग्रहपूर्ण तरीके से बोलना शुरू कर दिया और कुछ ही क्षण बाद शव ने किसी प्रकार की हलचल मचाई, क्योंकि उसने एक विशाल स्याही काले क्रिस्टल को छोड़ने के लिए अपना मुंह खोला, जो एक घर के आकार के आसपास था। छोटी लड़की के चेहरे पर एक प्रसन्नता दिखाई दी और जैसे ही वह काले क्रिस्टल की ओर बढ़ी, उसकी उंगलियों पर काली रोशनी वापस ले ली गई। हालांकि जैसे ही वह क्रिस्टल पर पैर रखने ही वाली थी, अचानक शव के शरीर से एक बेहद डरावनी आभा फूट पड़ी और वह हवा के माध्यम से एक अंक को स्वाइप करने से पहले आसपास की सभी नीली रोशनी की गेंदों को काटते हुए धधकती जंजीरों से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थी, आधे में, और जिससे उनमें विस्फोट हो गया। ये देखकर छोटी लड़की के चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई दी और उसकी उंगलियों पर काली रोशनी फिर से प्रकट हो गई, क्योंकि उसका शरीर दूर टेलीपोर्ट करने की तैयारी में धुंधला हो गया था। हालांकि एक विशाल काला मुंह जो नुकीले नुकीले दांतों से भरा हुआ था, अचानक नीचे स्याह काले क्रिस्टल पर खुल गया और विशाल शव के मुंह में वापस उड़ने से पहले उसने तुरंत छोटी लड़की को निगल लिया। ये देखकर बुजुर्ग आदमी और काली पोशाक वाली महिला दंग रह गए और एक त्वरित बातचीत के बाद पूर्व की नवजात आत्मा उसके शरीर में लौट आई, जबकि बाद वाली महिला अपने मानव रूप में वापस आ गई। फिर वे दोनों तुरंत एक साथ भाग गए। शव को इतनी आसानी से अपने तुरुप के पत्तों को बिखेरते हुए देखने के बाद वे जानते थे कि उनका इसके लिए कोई मुकाबला नहीं था और वे केवल बावा हुआ और अन्य लोगों के साथ पुनर्मिलन के लिए बच सकते थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने भागने का फैसला किया, प्रकाश के कण अचानक शव की विशाल आंखों के सॉकेट में एकत्र हो गए, जिससे काली लपटों के 2 गोले बन गए। इसके बाद जैसे ही उसने दूरी में 2 बार उंगली उठाई, वह खड़खड़ाने लगा और काली रोशनी की 2 गेंदें एक झटके में गायब होने से पहले उभर आईं। समय के नियम की शक्ति तुरंत बुजुर्ग पुरुष और काले वस्त्रधारी महिला को घेरने के लिए फिर से प्रकट हुई और अचानक दोनों ने महसूस किया कि उनका परिवेश एक अपरिचित भंवर में धुंधला हो गया है। एक बार जब आसपास का क्षेत्र फिर से व्यवस्थित हो गया, तो उन्हें अपने ठीक सामने एक विशाल सफेद खोपड़ी मिली, जो उन्हें एक भयावह अभिव्यक्ति से अवगत करा रही थी। समय के नियम के प्रभाव के तहत वे दोनों फिर से वहां प्रकट हो गए जहां शव था। वे स्वाभाविक रूप से इससे बेहद चिंतित थे, फिर भी इससे पहले कि उन्हें कुछ करने का मौका मिलता, शव ने पहले ही उन्हें निगलने के लिए अपना गुफानुमा मुंह खोल दिया था। पानी के ऊपर हवा में
शैतान हानली वर्तमान में एक नीला एक्सोस्केलेटन के साथ एक मानव चेहरे वाले स्टम्बोरा के शरीर से एक हाथ खींच रहा था जो चांदी की संरचनाओं से भरा हुआ था। स्टम्बोरा की लंबाई 1000 फीट से अधिक थी और उसके सामने के 2 बड़े पैर उसके शरीर से कई गुना बड़े थे। जैसे ही हानली ने अपना हाथ हटाया, स्टम्बोरा के अगले अंग अचानक गुब्बारे की जोड़ी की तरह झुक गए और तुरंत उसके अन्य सभी अंगों के समान आकार में वापस आ गए। हानली ने अपनी नजर नीचे की ओर डाली और असफल होने पर उसके चेहरे पर एक घबराहट भरी झुंझलाहट दिखाई दी। स्टम्बोरा के शरीर से रिसने वाले रक्त के किसी भी निशान का पता लगाएं। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।